जनाब जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे। हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10 आपकी खिदमत में हाजिर है अज़हर अली बेग और अपनी टीम के साथ, और आप हैं हमारे साथ। रहेगा सिलसिला आपसे 10 से 12 बजे तक का। बहुत कुछ है बताने को, जताने को, खिलाने को कि क्या क्या होगा और आज के इसकी क्या क्या ख़बरें हैं और क्या क्या तबसरे होंगे और तबसरों के तबसरे करेंगे, ख़बरों को सच्चा बनाएंगे। और जो आप ये सोशल मीडिया पर देखते हैं ख़बरें, उन ख़बरों को फिर हम डिटेल गुफ्तगू करके आया कि ये ख़बर ऑथेंटिक है या नहीं है, न सिर्फ बल्कि जनाब अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर एक और दिन हमें खैर व आफियत के साथ हमें मिला। और सबसे के आगाज़ में एक मतलब फिर खुश आमदीद। और आज सिटी 21 सिटी एट 10 का हिस्सा आप हमारे साथ बन चुके हैं और बहुत कुछ बताने को है। अफसोस से एहतियात बेहतर है। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट है कि इंसान जो है अफसोस से एहतियात बेहतर है। क्या है थोड़ी सी शेयर करते हैं आपके सामने। एक T20 मैच का दौरानिया तकरीबन 4 घंटे तक होता है। अगर एक इंसान फ़र्ज़ किया जाए कि एक माह में 15 मैचेस देखे तो उसका मतलब है उसने अपनी ज़िंदगी के 60 घंटों को बर्बाद कर दिया, जो बहुत ज़्यादा वक्त है। क्योंकि इस 60 घंटों में 3600 मिनट और 2,16,000 सेकंड्स होते हैं। ज़िंदगी एक लम्हे में बदल जाती है। ये फ़करा अक्सर हमने सुना है कि ये हकीकत भी यही है। इंसान की ज़िंदगी में कई ऐसे लम्हात आते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। अब डिपेंड करता है कि इंसान अपनी तब्दीलियों को, जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं, उनको किस तरीके से जो है वो संभालता है, क्योंकि और लोग भी उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा अपना एक एक लम्हा सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यही लम्हे होते हैं जो बाद में मिनट, फिर घंटे और दिन, हफ्ते, साल, महीने और ये पूरी मुकम्मल ज़िंदगी में बदल जाते हैं। जो शख्स अपनी एक लम्हे की हिफाजत नहीं कर सकता, वो अपनी ज़िंदगी की कैसे हिफाजत कर सकता है। बहुत ज़रूरी है अपना एक एक लम्हे को संभालना कि हमने क्या करना है, हमारे क्या मिशंस हैं, क्या गोल्स हैं, हम क्या करना चाहते हैं, आज के हमारे क्या मिशन से ही हम पहले प्री प्लान हो जाते हैं। कोई भी काम करना होता है तो हमें ये चाहिए कि हम उसको वक्त से पहले उसको अलाइंड कर लें, एक रन डाउन बना लें, एक कहीं लिख लें कि कल के मेरे क्या क्या काम हैं और मुझे क्या क्या करने हैं। तो फिर आसान रहता है और फिर इंसान जल्दबाजी का शिकार नहीं होता और वो सारे काम बखैरियत से हो जाते हैं। ज़िंदगी की मिसाल एक पौधे जैसी है, कभी इसका वजूद ही नहीं होता, फिर कभी सरसब्ज़ होता है और सब लोग रश्क करते हैं, फिर आखिर में वजूद ख़त्म हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। इसकी जगह कोई और पौधा ले लेता है और फिर वो सरसब्ज़ होता है और वो ख़त्म हो जाता है। ये सिलसिला यूँ ही चलता रहता है। हमसे पहले भी लोग थे, आए और हमारे बाद भी आएंगे, चले जाएंगे। पीछे आपकी यादें और आपकी बातें और आपको याद रखा जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह लोगों के साथ हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ बात को मद्देनज़र रखते हुए, और कुरान मजीद में जो सब कुछ लिखा है, इंसान की पूरी ज़िंदगी हयात है और वो उसको कुछ उसमें मेंशन है। अगर उसके एतबार से आप ज़िंदगी गुजारते रहते हैं तो फिर आप अच्छे से एक अच्छे ज़बरदस्त ज़िंदगी को आगे लेते हुए और उनको साथ लेते हुए चलते रहते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं। आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप प्रोफेसर हों, या चाहे आप इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, या किसी ऐसे ओहदे पे फाइज़ हों जहाँ पर लोग आपकी बहुत इज़्ज़त और क़दर और प्यार करते हैं कि यार ये साहब, हाँ यार इनको सुनने का मन करता है, इनको देखने का जी चाहता है, तो यार ये बहुत कुछ बताते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हमारे यहाँ बहुत होते हैं दुनिया भर में, जो कि आपको मोटिवेट करते हैं कि आप में ये सलाहियत है, आप ये कर सकते हो। आप ये क्यों सोचते हो कि यार ये मुझसे होगा नहीं, नहीं यार ये मेरे डोमेन तो नहीं है, नहीं यार मेरे पास तो शायद पैसे की कमी है, तो शायद मुझे कौन पूछेगा। ऐसी भरगस बात नहीं है कि अगर आप में एबिलिटी है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ट्रैक की रिक्वायरमेंट है। एक ट्रैक अच्छा सा मिल जाए, चलाने वाला हो, अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, या अच्छा समझाने वाला, या अच्छा आपका टीचर, साजा, कोई भी आपको ऐसा फ़र्द जो आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिवली लेके चले और आप ख़ुद उसके साथ मिलकर अपने सीनियर्स को समझें, सुने और फिर अपनी ज़िंदगी को गुजारें, तो वो भी आपके लिए बेहतरीन अंदाज़ में सिलसिले को आगे बढ़ाता हुआ आपकी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के दिलों में प्यार कीजिए, प्यार बांटिए, खुलूस रखिए और छोटे बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और फिर देखें फिर आपके लिए आगे के रास्ते किस तरीके से हमवार हो जाते हैं। तो अफसोस से एहतियात बेहतर है, बजाय इसके कि कोई ऐसी बात अल्फाज मुँह से हमारे निकल जाती है कभी गुस्से की बिना, तो नहीं साहब थोड़ा एहतियात कर लीजिए।
खामोशी अख्तियार कर लीजिए, बड़ा ज़बरदस्त काम है। और इस पर तो हमारे दीन में भी कहता है कि गुस्से को उठना, गुस्सा तो वैसे भी हराम है, इसको पी ले लीजिए, तो ज़ाहिर सी बात है। तो बहुत से मामला जो पढ़ने वाले होते हैं या उस जगह को छोड़ दीजिए, तो फिर देखें आपको फिर एक अच्छा पॉजिटिव इंसान समझते हुए लोग कहेंगे यार कितना अच्छा बंदा ये है, इसने आर्गूमेंट नहीं किया, इसने गुस्सा नहीं किया मेरी बात का, तो वो एंड ऑफ टाइम बाद में इंसान को वो याद आता है। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में बहुत सारी हमारी ख़बरें हैं जो अतराफ़ में हमारे चल रही हैं, और उन ख़बरों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ दुमान खान मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे, और अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, दोनों। मज़ा किस में? बचपन में क्या होता था? सुबह बखैर है ना, घर में अच्छा अम्मी सुबह बखैर, अबू सुबह बखैर, ऐसे होता था। नुमान भाई ऐसे होता था? हमारे यहाँ तो गुड मॉर्निंग होता है। गुड मॉर्निंग होता है, तो गुड मॉर्निंग होता है तो फिर कमाल होता है। अच्छा जी, चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के लिए ज़रूरी है ख़बरों को शामिल करेंगे, क्योंकि जब ख़बरों को शामिल करेंगे तो अब आप सोचेंगे भाई अब क्या क्या ख़बरें आने वाली हैं, जिसके ऊपर हम तज़किया करेंगे अपने सीनियर सहाफ़ियों के साथ। सर, PIA के तैयारों पर दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का लोगो पेंट कर दिया गया है, और PIA ने फ़िज़ाई बेड़े में शामिल अहम तैयारों पर दिफाई नुमाइश के जो प्रिंट हैं, लोगोज़ हैं, वो लगा दिए गए हैं। और ये 12वां एडिशन यानी कि 22 नवंबर। सर प्लीज़ क्या अपडेट्स हैं आप? देखिए, दिफाई नुमाइश जो है हर 2 साल बाद होती है, 12वां एडिशन है ये। ठीक है। और मजमूई तौर पर देखा जाए कि एक आपकी मतलब आगाही मुहिम जिसे कहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक इस दफ़ा प्लान किया गया कि जो आपकी PIA कौमी एयरलाइन है उसकी तमाम एयरलाइन पर जो फ्लीट में उसमें आइडियाज़ का लोगो लगा दिया गया है। अब ये दुनिया में जहाँ जहाँ जाएगी तो वहाँ पे लोग देखेंगे क्या है, यानी कि एक आप सॉफ्ट इमेज भी दे रहे हैं और आइडियाज़ के बारे में आगाही भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ये आइडियाज़ होने जा रही है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी आएंगे, गैर मुल्की मंदूबीन भी आएंगे, और मुख्तलिफ ममालिक के अगर हम देखें आर्मी चीफ भी आएंगे। तो इस आर्मी मतलब ये जो दिफाई नुमाइश है इसमें देखें तो मुख्तलिफ ममालिक के जो आते हैं, इस दफ़ा जो लग रहे हैं 9 हॉल्स हैं, 2 मार्क्यू लग रहे हैं, बाकी जो ऑलरेडी हॉल हैं। तो उसके साथ अगर हम देखें तो तकरीबन 40 जो हैं गैर मुल्की ममालिक से जो है वो लोग आते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो दिफाई नुमाइश में, क्योंकि पब्लिक के लिए नहीं है, फिर से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पब्लिक के लिए नहीं है, ये होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो दिफाई जो साजो सामान है उसकी ख़रीद व फ़रोख्त के लिए G2G मीटिंग्स होती हैं, और बहुत ही हाई लेवल होता है, क्योंकि ये मिलिट्री दिफा के लिए अगर होता है तो उसके लिए आपके इसमें एयरलाइंस भी मतलब जो जहाज़ होते हैं, जो कौन से फाइटर प्लेन्स, फिर इसके अलावा आपके टैंक्स होते हैं, फिर आपके ड्रोन्स होते हैं। तो ये पब्लिक तो इस्तेमाल नहीं करती है ना, ये है कि देखने के लिए अगर हो उनको तो वो TV पे ही देख सकते हैं इस दफ़ा। और इस दफ़ा क्योंकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट भी है, ठीक है, और गैर मुल्की मंदूबीन भी ज़्यादा आ रहे हैं, और उन्होंने फोकस भी किया कि उन ममालिक को देखा जाए जो ये दिफाई साजो सामान ख़रीदते हैं तो उनकी तरफ ज़्यादा फोकस किया गया, तो पाकिस्तान इससे कीमती ज़र मुबादला भी कमाए। सर वेरी गुड। और नुमान भाई मुझे बताइए कि इस वक्त कितने ममालिक इसमें शरीक? तकरीबन 40, जैसे अशरफ भाई ने बताया, 40 में शिरकत कर रहे हैं, जबकि दुनिया भर से इसमें मंदूबीन आते हैं और जंगी साजो सामान देखते भी हैं। लास्ट टाइम पहली मरतबा मैंने इसको अटेंड किया था। और अशरफ भाई की सरबराही में हम सब ने किया। तकरीबन हमने कोई वहाँ से 127 से 130 के करीब एज़लाइव्स दिए थे। अच्छा। और हमारी सबसे बड़ी टीम वहाँ पर मौजूद भी थी। CT21 ने भरपूर उसकी कवरेज भी की, इस बार भी करेंगे और दिखाएंगे भी अपने नाजरीन को कि इस बार क्या क्या नई चीज़ें वहाँ आइडियाज़ में लगाई गई। वेरी नाइस। और बाकी अल्लाह ताला कायम दायम रखे, सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे और इसको कामयाब बनाए। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन हो। जनाब अली, मेयर कराची की हिदायत पर तमाम टाउन्स में जराइम का स्प्रे से मुताल्लिक़ शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। बल्दिया टाउन, माड़ीपुर और गुलशन टाउन में स्प्रे करवाया जाएगा, गडाफ टाउन और दीगर कौन कौन से हैं सर ज़रा मुझे बताएं। मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है, मैं चाह रहा हूँ आप इसको। जी, क्योंकि ये ऐलान तो करते हैं मगर ये है कि कराची में से ज़रूरत है स्प्रे की, और जो ये मुहिम है जी अगर हम देखा जाए प्राइवेट सेक्टर की जानिब से किया जाता है, जैसे लोग खुद भी करा रहे थे, जमात इस्लामी बहुत करा रही थी, मुख्तलिफ नुमान भी इसमें बताएंगे कि मुख्तलिफ जोन में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कराची में 7 अज़ला हैं। अच्छा। और 7 अज़ला में जो आप कचरे की हालत देखें, मेयर कराची को भी पता है, वो मुआहदे भी कर रहे हैं कि कचरा भी उठाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। तो कराची के जो निज़ाम की बात करें ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सीवरेज के निज़ाम बेहतर नहीं है। सीवरेज के निज़ाम के साथ अगर हम देखें कचरे का निज़ाम जी, और जो कचरा कराची में निकलता है यौमिया बुनियाद पे 50% ही उठता है, 50% पड़ा रहता है। ये रोज़ का साइकिल है। ठीक है। अब इसमें आप देखें कि बहुत सारी एक माफिया भी आ गई हैं। आपने देखा होगा कि जो हमने
बहुत दफ़ा खबरें भी दी और ये कि जैसे आगवानी जी। वहाँ पे आपको रोड पे ही बैठ के आपको कचरे को और फैला देते हैं, उससे ट्रैफिक कंजेशन भी होता है। तो मेयर कराची ने, वज़ीर आला सिंध ने कई बार इसका मतलब कि नोटिस लिया है। वज़ीर आला सिंध ने भी कहा कि जो सड़क पे कचरा फेंके, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो स्प्रे हो रहा है इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्योंकि आपके मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, मच्छर, मतलब अभी सबसे बड़ा कराची में जैसे नगलेरिया और ये दीगर जो हैं आपके मलेरिया भी हो रहा है, फिर डेंगू हो रहा है। तो ये कंसर्न है और बहुत ज़्यादा कंसर्न है। चिकनगुनिया भी हो रहा है। चिकनगुनिया भी, वो तो भाई वो तो इतना खतरनाक है, सुनते ही तो डर लगता है। हाँ, वो तो क्योंकि वो जो बता रहे हैं कि जॉइंट में शदीद पेन होता है, सूजन आ जाती है, और जैसे उंगलियों का, वो मेरे कज़न को हुआ है। अच्छा। तो ये जो उंगलियां कि जहाँ जहाँ आपके बैंड होते हैं ना, वो सूज जाती हैं, मतलब ये भी उसका सूजा। मैंने कहा हुआ क्या है? अच्छा मैंने और हाई फीवर आता है इसमें बहुत ज़्यादा, 102 103, उतरता ही नहीं है, उतरेगा फिर चढ़ जाएगा, उतरेगा फिर चढ़े। मतलब अब ये है कि वजह क्या है इसकी, जो डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर को पता है कोई दवा भी नहीं दे रहा है, जाहिर है क्या पैरासीटामोल है, वो कह रहा है खा लो आप, मेडिसिन नहीं है अब तक इस पे। अब इसमें ये है कि आपकी सफाई, क्योंकि जो गंदगी फैली हुई है इस शहर में ना, उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ उठ रही हैं। आप पहले देखें, आज से 10 साल पहले ऐसी कोई बीमारी हमने नहीं सुनी थी। जी 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 जी। और अब अगर हम देखें तो कंसर्न इतना है, क्योंकि जितनी गंदगी होगी उतनी मुख्तलिफ बीमारियाँ सामने आएंगी। ठीक है। अब आप क्या सिर्फ हम समझ रहे हैं कि वो मच्छर है वो बीमारी की वजह है, वो भी नहीं है। अगर मैं देखूँ, मक्खी भी जो जाती है कचरे में बैठती है, आपके फूड पे दूसरी जगहों पे बैठती है, वो भी है क्योंकि वो समझ लें कि एक वो जरासीम ला के फूड पे भी ला के रख रही है, सेब घर में रखे हुए उस पर आके मक्खी बैठ रही है, या खाने पीने पे अगर आके बैठ रही है, तो कंसर्न। तो इसलिए डॉक्टर्स अभी क्या दे रहे हैं आगाही उनको, हमें, क्योंकि डॉक्टर माहिर होते हैं, डॉक्टर से भी हमें पूछना चाहिए। और डॉक्टर जो मेरी फैमिली डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं बाहर से कुछ मत खाएँ, क्योंकि ओपन एयर में रखी हुई होती हैं चीज़ें, और हम क्या करते हैं कि टोचिंग के लिए कुछ भी जो ना क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टर के तौर पर कुछ खा लेते हैं। तो वो बाहर से नहीं खाएं, ज़्यादातर कोशिश करें कि घर की चीज़ें खाएं, और जो भी चीज़ खाएं, अगर फल फ्रूट भी खाएं तो धो के खाएं, जो भी खाएं धो के खाएं, और धो के ना खाएं लेकिन धो कर खाएं ज़रूर। और मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर वापस आऊँगा कि ये स्प्रे जो है कब कब इलाकों में किस किस तारीख को होने जा रही हैं, तो आपने एक्टिव हो जाना है। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा खिदमत होंगे। प्रोग्राम सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खुदमत में हाजिर है, और एक मरतबा फिर खुशामदीद, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर एक और दिन हमें मिल गया है खैर आफियत के साथ। अल्लाह ताला आज का दिन हमारा खैर आफियत से इसको गुजारे, जो हमारे मिशन जो गोल्स हैं, जो हमारे हक़ में बेहतर है, अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ उसको मुकम्मल फरमाए। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले थे, और ब्रेक से पहले हम बात करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे जो है वो मच्छर मार स्प्रे, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सब कुछ उभर रहा है, और इस पर बात कर रहे थे कि जनाब सफाई का नाकस इंतज़ाम है। कहाँ कहाँ स्प्रे करने जा रहे हैं, मैंने आपको ब्रेक से पहले मैंने चाहा कि मैं आपको बता सकूं। अगर हम बात करें जनाब वैली के गडाफ टाउन, इब्राहिम हैदरी, गुलबर्ग टाउन में स्प्रे करवा दिया गया है। लियाकताबाद टाउन, जिना टाउन, सफूरा टाउन में 4 नवंबर को ये स्प्रे होगा। कोरंगी, लांडी, लियारी टाउन में 5 नवंबर को स्प्रे होगा। सदर मलीर और मॉडल टाउन में 6 नवंबर को ये स्प्रे करवाए जाएंगे। मैंगो पीर, मोमिनाबाद और बहादुराबाद में 7 नवंबर को, औरंगी टाउन, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद टाउन में 8 नवंबर को, नासिब के नाथ, नाज़माबाद, न्यू कराची, सोराबकोट टाउन में 11 नवंबर को स्प्रे होंगे। शाह फैसल कॉलोनी में 12 तारीख को जो है वो स्प्रे कराए जाएंगे। तो नुमान भाई, बात ये है कि कराची में, हम ब्रेक से पहले, कराची में जो है हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, और जब कराची में आने वाले हमारे मेहमान दूसरे इलाकों से जब आते हैं, शहरों से आते हैं, तो वो कहते हैं यार कराची तुम्हारा बहुत ज़्यादा डर्टी है, मतलब गंदा है, जगह जगह जो कचरों के ढेर हैं। और लेकिन ऐसा है कि यहाँ आने के बाद अलग है, तो ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और जहाँ हम अपर एरियाज़ जाएँ, या हम KPK में, पंजाब में, कोयटा में, तो वहाँ सफाई का बेहतरीन निज़ाम हमें दिखाई देता है। क्यों? अच्छा, यहाँ क्यों नहीं? असल में कराची तमाम शहरों को समाया हुआ है, और सबसे ज़्यादा सरमायाकारी तो यहाँ पर है। ज़रूरी है ना, सब चीज़ें यहाँ पर हैं, सब चीज़ें हैं, वसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन वजह ये कि बस मुताल्लिका हुक्काम इसमें दिलचस्पी का इजहार नहीं करते हैं। तो वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर को ठेका दिया जाता है, पंजाब में, KPK में, वहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाता है, और गवर्नमेंट भी करवाती है कुछ जगहों पर, यहाँ पर भी करवाती है, लेकिन कराची इतना बड़ा है कि उसको मुकम्मल तौर पर कर नहीं पाते हैं, या फिर उनके अब जैसे टाउन इंतज़ामिया जो हैं, जितनी भी टाउन्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है कचरा उठाने के, हमारे पास सड़कें बनाने के इख्तियारात नहीं है,
उनसे पूछा जाए आपके पास इख्तियारात क्या हैं, वो कहेंगे सिर्फ पार्क और गलियों की जो सफाई है सिर्फ हम वो करवा सकते हैं। अब जब मेयर कराची के पास जाएं या केएमसी के पास हम जाएं तो केएमसी ये कहती है कि भाई हमारा काम टाउन्स को नहीं बेहतर करना है, हमारा मरकज़ी शाहराहों पर है। अच्छा। तो इस वक्त हम इख्तियारात में बटे हुए हैं और मुकम्मल तौर पर किसी एक के पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं है। सब जमातें इस वक्त कह रही हैं कि भाई हम निचली सतह तक इख्तियारात को मुंतकिल करें तो ये काम होगा, और वो कह रहे हैं कि भाई इनके पास इख्तियारात हैं। इसी वजह से कराची जो है वो बदहाली का शिकार है और जगह जगह सड़कें ख़राब हैं। ये जो चिकनगुनिया, ये डेंगी, ये मलेरिया और निगलेरिया, ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये इसी वजह से है कि शहर की सड़कें तबाही के दहाने पर हैं। जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं, सप्लाई लाइन जो होती है पानी की वो लीक हो जाती है, वो गटर की लाइन में मिल जाती है। गटर बोसीदा सीवरेज निज़ाम की वजह से पानी सड़कों के ऊपर है, गलियां भरी हुई हैं, तो फिर मच्छर की अफजाइश तो होगी ना इन चीज़ों से। जब पानी हफ्तों हफ्तों तक एक जगह पर खड़ा हुआ है, अगर साफ़ पानी किसी जगह पर हफ्ते से खड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पर डेंगी पैदा हो जाता है। ठीक है, सही बात। और इसके अलावा मलेरिया व दीगर जो अमराज हैं वो गंदे पानी से फैल रहे हैं। जी हाँ। तो ये तमाम चीज़ें करने, स्प्रे मुहिम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेयर कराची की जानिब से तकरीबन 3-4 टाउन में, 5 टाउन्स में जो है वो स्प्रे मुहिम कर दिया गया है। बाकी टाउनों का उन्होंने शेड्यूल जैसा कि आपने बताया कि जारी कर दिया गया है। तो इस स्प्रे करने से बेहतर ये नहीं है कि इन सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए, इन जो सीवरेज की लाइनें हैं, जो सप्लाई लाइन लीक हो रही हैं, उनकी मरम्मत कर ली जाए, बुनियादी चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। अगर ये बुनियादी चीज़ों को अगर बेहतर बना दिया जाए, जैसे नुमान भाई, अशरफ भाई ने कहा कि अगर बेसिक चीज़ों को पहले काम कर लिया जाए तो फिर आगे काम करना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि हम स्प्रे मार के कचरे को पड़ा रहने दें, गटर लाइनों को साफ़ ना करें। मुख्त जगहों पर हम ये देखें, शारा फैसल पे देखें कितनी सफाई नज़र आती है, लेकिन बाकी इलाकों में क्यों नहीं है, जबकि ये भी कराची का हिस्सा है। कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, इसी तरह दूसरे शहरों को अगर देख लिया जाए तो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्यों इतना साफ़ सुथरा रखती है कि लोग आगे तारीफ़ करते हैं कि भाई कमाल है यार, लाहौर तो बड़ा साफ़ है, पिंडी बड़ा साफ़ लग रहा है तुम्हारा, पेशावर बड़ा साफ़ लग रहा है, क्या है कराची साफ़ नहीं है यार, कराची बड़ा गंदा है। तो बात यह कि हमें अपना आप भी साफ़ रखना है, तो उसके बाद सब चीज़ें मिलकर साफ़ हो सकती हैं। अगर हम यूनाइट हो जाएँ तो कमाल हो जाएगा, फिर तो सब काम आराम से हम मिलकर करवा सकते हैं। जनाब अली, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमेटी का आज इजलास है। शुरह सूद में 2% तक की कमी मुतवक्का है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मरकज़ी बैंक के मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। सर क्या होगा, क्यों होगा, इससे हमें क्या फ़ायदा? जी देखा जाए, हर 2 महीने बाद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, माशी अदद व शुमार का जायज़ा लेती है। जायज़ा लेने के बाद वो अगले 2 महीने क्या रहेगा उसका प्रेडिक्शन करती है, उसके ऊपर देखती है कि क्या हम शरह सूद में इस्तेहकाम रखें या कमी कर दें। तो उसको देखते हुए जैसे देखा जाए, मार्केट आप देख रहे हैं 90,000 से ऊपर मार्केट ट्रेंड कर रही है, और उसका बुनियादी वजह यह है कि सब मार्केट में देख रहे हैं कि शरह सूद में 2% की कमी की तवक्को कर रहे हैं। यानी भी शरह सूद 17.5% है, तो कम होकर 15.5% आ जाएगा। इस वक्त फेडरेशन हाउस, कराची चैम्बर, तमाम बिजनेस कम्युनिटी मुल्क भर की वो ये डिमांड कर रही है हुकूमत से कि जैसे कि महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह 7% पर आ गई है, तो अब शरह सूद को भी बड़ी कमी की जाए। वो तो 4 से 5% कमी का मुतालबा कर रहे हैं। हमने कल भी कराची चैम्बर का चला है, उससे पहले फेडरेशन हाउस का चला है, मतलब सब एक पेज पे है, तमाम बिजनेस कम्युनिटी वो 4 से 5% कमी का मुतालबा कर रहे हैं। क्योंकि बुनियादी वजह यह है ना कि आप देखें कि इस वक्त आपकी बिजली की कीमत बढ़ी हुई है, गैस की कीमत बढ़ी हुई है, पैदावारी लागत बढ़ी हुई है। अब इंडस्ट्री के पास अगर पैसा नहीं है तो कहाँ जाएगा? बैंक के पास। अब 17.5% बैंक का मार्कअप, फिर आप वो लें कि उसका इंश्योरेंस और ये क्लेम, तो 20% बनता है। अगर आप अभी बैंक से 1 करोड़ रुपए लेने जाते हैं, बैंक आपसे पता है कितना लेगा? 20%। अब 1 करोड़ का 20% सालाना बनता है 20 लाख रुपए। तो ऐसा कोई कारोबार नहीं है कि 20% वो मुनाफा भी दे, मतलब उसको ये जो बिजनेस मैन है उसको भी मुनाफा दे। तो उन्होंने इसलिए मुतालबा किया है कि 4 से 5% अगर शरह सूद में कमी होगी तो वो इनके पास जगह होगी कि वो कर्जा लेके बैंकों से अपने माली मुश्किलात हल कर सकें। फरमाए सर, आपके पास क्या अपडेट है इस हवाले से? क्या होगा अगर ये सब चीज़ें तब्दील में 2% तक कमी हो जाएगी तो आम आदमी पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और लोड पड़ेगा? मेरे ख्याल है कि ये होना चाहिए, सबके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ चलेंगी, इंडस्ट्रीज़ बेहतर होंगी और वो अगर काम करेंगी तो आम आदमी को भी उसका डायरेक्टली कर लें या इनडायरेक्टली कर लें, उनको भी फ़ायदा होगा। और वैसे भी हम ये देखते हैं कि दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी इसमें दिलचस्पी का इजहार करती हैं कि ये जो शरह सूद है इसे कम होना चाहिए, और इस पर जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा वो करती हैं कि भाई सूद को कम होना चाहिए मुल्क से, और उनकी जानिब से JUI की जानिब से ये कहा भी गया है कि भाई सूद को
है ना, सूद की बात कर रहे हैं, शरह सूद। शरह सूद, तो सूद का लफ्ज़ आ गया। अच्छा भाई, अफसोस की थोड़ी सी बात है, बीइंग मुस्लिम, बीइंग इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, तो हम इस चीज़ में क्यों मुलविस हो चुके हैं? जी आपकी सॉरी, थोड़ा सा मैं बाहर निकल गया हूँ जी। इस्लामी शरीय कौम उन्होंने दिया है फैसला, इस्लामिक बैंकिंग की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। स्टेट बैंक कोशिशें कर रहा है कि जो बेसिक शरह सूद जिसे कहते हैं हम इंटरेस्ट रेट, उसको ख़त्म करके इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाएं, उसकी तरफ पाकिस्तान तेज़ी से बढ़ रहा है। और बुनियादी वजह यह है कि जो बैंकिंग के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है पॉलिसी रेट कहलाता है, क्योंकि इसी के ऊपर ही तमाम बैंकिंग सिस्टम वगैरह ये चलता है। जैसे हुकूमत पाकिस्तान भी अगर कोई कर्ज लेती है तो बैंकों से कर्ज लेती है, और बैंकों का पैसा किसका है? आवाम का है। अब वो जो आवाम का पैसा वो देती है, वो हुकूमत को जो ज़रूरत होती है कि कर्ज़ की अदायगी और दीगर अदायगी के लिए, तो उस पर शरह मुनाफा जिसे कहते हैं, या आप मतलब कि अगर आपने पैसा लिया है मेरा वहाँ पे प्रॉफिट, वो अपने मतलब का प्रॉफिट होगा। वो अपने है मतलब तो सूद ही वो माज़रत के साथ। तो मेन ये है कि इंटरेस्ट रेट ये है कि आपने कोई कर्जा लिया है, उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल सा बताया कि 1 करोड़ पे अगर कोई इंडस्ट्री लेती है, इंडस्ट्री के लिए 1 करोड़ तो बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, या तो 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लेते हैं अगेंस्ट उसके, ऐसे नहीं लेते हैं, वो अपनी कोई फैक्ट्री या अपना घर या कोई मॉर्गेज रखते हैं उसके ऊपर लेते हैं, फ्री में कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता। मगर हुकूमत पाकिस्तान को बैंक इसलिए देते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान गारंटी होती है कि हम आपको ये पैसा वापस करेंगे। ठीक है। मगर पैसा किसका होता है? आवाम का। इस वक्त अगर डिपॉजिट देखें, डॉलर टर्म में बताऊं कि जितने हमारा कर्जा है 102 अरब डॉलर के करीब जो है ना, पाकिस्तानियों के पैसे बैंकों में डिपॉजिट हैं। और वो तमाम पैसा इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो पैसा क्या करती है कि बैंकों के पास जो हाई मनी होती है वो हुकूमत पाकिस्तान को टी बिल्स और PIBs फ़रोख्त करके, नीलामी करके उसको पैसे देती है। ठीक है। अब वो टाइम होता है 3 महीने, 6 महीने। अब बुनियादी वजह यह है कि अगर हम इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाएंगे तो रिटेल बैंकिंग हो जाएगी, यानी कि आप जो पैसे इस्तेमाल करेंगे उसका आपको किराया देना होगा। ठीक है। और इस्लामी शरिया कंप्लाइंस की जो बात की जा रही है उस पर अगर जाता है पाकिस्तान, स्टेट बैंक ने भी कहा है कि हम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ेंगे, और उससे ये होगा कि आवाम को ये फ़ायदा होगा कि हर किसी को जो है उस तक रसाई मिल सकेगी। ठीक। अभी तो बैंक्स के पास आप जाएँ गाड़ी के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, घर के लिए, तो मुश्किलात इतनी होती हैं कि आसानी साल तो लगी जाता है कि अगर किसी को फ्लैट लेना है और बैंक से कर्ज लेगा वो, तो उसकी हिंड्रेंस बहुत है, यानी रुकावटें बहुत हैं। मगर इस्लामी शरिया कंप्लाइंस पे चले जाएंगे तो उसमें एक बहुत सिंपल सा है। इस्लामी शरिया कंप्लाइंस जो ये कहता है कि मैं यहाँ, जैसे मैं घर पे रह रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ, तो वो किराए की शक्ल में जो है मैं उसको पेमेंट करूँगा। ठीक है। अब जैसे मेरा फ्लैट है, अब मैं किराए पे रह रहा हूँ, 30,000 रुपये किराया दे रहा हूँ। जी। और साल का ले लें आप, तो मतलब 30,000 लें तो आपका 3,60,000 रुपये साल का मैं किराया दे रहा हूँ। ठीक है। वो बैंक जो है मुझे इस्लामी शरिया कंप्लाइंस वो किराया अपने पास ले लेंगी और उसकी पेमेंट कर देंगी, तो वो घर जो है जैसे जैसे मैं पेमेंट करता जाऊँगा एट दी एंड मेरा हो जाएगा। अच्छा, चलें यार, ये भी एक अच्छा है। अल्लाह ताला अपना रहम करम फरमाए और चीज़ों को आसान से आसान बनाए। कोशिश करेंगे जमा खुद कर लें, उसके बाद ले लें, जैसे किसी का सहारा लें। बाकी मजबूरी एक अलग चीज़ होती है, खैर उसको भी हमने देखना है, बीइंग मुस्लिम, बीइंग इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, कि हमने किस हद तक कैसे चीज़ों को चलना है और अपनी आखिरत को भी संभाल के चलना है। जनाब, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम बात करें, सफाई की बात करें, तो थोड़ा सा अफसोस भी होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो कराची है 15वें नंबर पर जो है आ चुका है। आलूदगी की बात कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ लेकिन अफसोस की बात है ये कहने, क्योंकि हम कराची शहर से इस वक्त लाइव हैं। सर, ये 15वें नंबर पर आप इस वक्त मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा बेहतरीन इन्वायरमेंट है। आप आते हैं तो आप भी तिरड़ी से आते हैं, आप कहाँ से आते हैं? मैं शाह फैसल से। आप शाह फैसल से आते हैं, दोनों अपने अपने सारे इलाकों का प्लीज़। देखिए ना, मैं जो आता हूँ गुलशन से, तो आप दे रहे हैं एक रेड लाइन बस जी सर्विस चल रही है। मतलब मैं अपना बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट कितने टाइम में बनाएगी, मुझे अगले 2 साल नहीं लग रहा है ये बनते हुए। आप अगर यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड, जो एक एक बच्चे को कराची के, एक एक बंदे को पता है क्या है कराची यूनिवर्सिटी, वहाँ जाएं, आप खड़े हो जाएं तो आपको लाखों गाड़ियाँ इन आउट होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि पूरा आप जाते हैं सफूरा तक तो आपको गुलिस्तान जौहर भी आ रहा है, गुलशन भी आ रहा है, नीपा भी आ रहा है। इतना हैवी ट्रैफिक वहाँ पे हर वक्त रश चल रहा होता है, और वहाँ पे आप गुजर जाएं, मतलब मैं तो गाड़ी पे आया हूँ, अगर बाइक पे आप निकल जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, जैसे मेरा बेटा जाता है, और जब वापस आता है ना, उसको घर में मेरी वाइफ जो है कहती हैं कि क्या हालत हुई है भाई इसकी। तो मैंने कहा क्या करें भाई, वो मिट्टी, मतलब आप जा रहे हैं ऐसे धूल में, मतलब अगर कहीं तरक्याती काम होता है, आप जाके देखें इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो वहाँ क्या होता है, जो साइड लाइन बनाते हैं ना जिस पे गाड़ियाँ चलेंगी, आपने मेन रोड बंद कर दी, उस पर काम कर रहे हैं, तो जो सर्विस लेन या मुतबादिल रास्ता है उसको वो रिपेयर करते हैं, पूरा बनाते हैं कि प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे भाई और उल्टा उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। यूनिवर्सिटी रोड एक बड़ी मिसाल है, और यूनिवर्सिटी रोड आप कहाँ से जेल चौरंगी से आप चढ़े
और जेल चौरंगी से आप जा रहे हैं कि वो मतलब PIB आता है, फिर वो मतलब वो पुरानी सब्जी मंडी आती है, वो क्रॉस करते हुए गुलशन और ये सारा क्रॉस करते हुए सफूरा तक जाएं आप बाइक पे, उसके बाद आप पहचानेंगे नहीं मैं कपड़े कौन से पहना हुआ। सही बात है, मैं कितना खूबसूरत निकला था और वापसी में अब मेन ये है कि इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या डिटरमिन करती है कि जैसे है मुझे सांस की बीमारी, तो बाहर मुल्क में क्या होता है कि मोबाइल पे जब ये वेदर की लोकेशन आती है तो वहाँ पे आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, तो उसमें आपका रेड बार होता है, फिर आपका येलो बार होता है, ऑरेंज बार होता है, ये तो उससे आपको पता चलता है कि सांस का अगर मसला होगा तो आप ऑक्सीजन का या पफ अपने साथ रखें। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, आप जाके देखें नॉर्मल आपके एयर क्वालिटी की इंडेक्स इतना ख़तरनाक होता है कि हर वक्त आपको सांस की बीमारी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है या पफ का इस्तेमाल करना है या ऐसे रास्ते का इंतखाब करना है जहां आप सेफ होकर पहुंच जाएं। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद फिर बताएंगे कराची के दर्जा हरारत और जानेंगे कि शाह फैसल से जो नुमान भाई आते हैं तो इनको रास्ते में क्या क्या रुकावटें होती हैं। फिर कुछ मैं अपनी बातें करूँगा, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वन सेकेंड सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। जनाब अली और आप वहाँ हाजिर हैं, हम यहाँ हाजिर हैं, हम सबको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बस कोशिश करते हैं सिटी 21 की स्क्रीन के तवज्जुह से जो है वो आप तक अपडेट्स हम आप तक पहुँचा सकें जो हम तक मिलती रहती हैं ऑथेंटिक। आज का दर्जा हरारत, वैसे तो सब्ज़ियाँ भी आ चुकी हैं सर्दियों की, फ्रूट्स भी आ चुके हैं, लेकिन सर्दी साथ नहीं लेकर आ रहे साथ अपने। और कराची में रात के टाइम कुछ हल्की सी फीलिंग होती है बट फिर भी AC चलाना पड़ जाता है। पहला नवंबर है ऐसा जिसके अंदर हमारे मामला पंखा 2 पे रखना है, 3 पे रखना है, आई डोंट नो, बड़ा कन्फ्यूजन है। और दोपहर के वक्त शदीद गर्मी का हाल है। बात करेंगे दर्जा आज ज़्यादा 34 और 36 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का रहेगा, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आप जो हैं गर्मी जब आप निकलेंगे तो आपको फीलिंग लाइक नवंबर में आप कहेंगे वाह यार सर्दियाँ आती थी, तो आप ये देखेंगे कितना बेहतरीन सनी सनी सा हो रहा है। और 34 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हाल होगा तो अपना ख्याल रखेंगे क्योंकि ये नवंबर है। हैरत अंगेज़ बात है, पता नहीं क्यों ऐसा, कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 91% रिकॉर्ड किया गया। कराची में शुमाल मशरक़ के समेत में 8 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 8 किलो तो हल्की फुल्की हैं, ज़्यादा नहीं है। तो सर ये सिलसिले भी हैं और पॉल्यूशन भी हो रहा है, कहीं काम भी हो रहे हैं, कहीं तेज़ रफ्तारी से काम हो रहे हैं। अभी हम ब्रेक से पहले जब थे हम तो बात ये होती है कि जैसे हंसान देर सवेर हो जाती है, कॉरिडोर 3 पे काम हो रहा है, रेड लाइन का काम हो रहा है। एक ज़माने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुस्तफ़ा कमाल साहब को चुना किया गया था, उसके बाद वो सारे काम लेकिन मुतबादिल रास्ते बेहतरीन अंदाज में बनाए गए और रातों में ज़्यादातर काम होते थे। अभी आप बता रहे थे सब्ज़ी मंडी में दिन दहाड़े काम हो रहा है, लोग फंस रहे हैं, ऑफिस लेट पहुँच रहे हैं। मतलब यही है ना, आप प्लान करें ना, प्लान नहीं है बस उस प्राइवेट कंपनी को दे दिया ठेका, वो जिस वक्त इस वक्त पीक आवर है सर, हर कोई अपने ऑफिस जा रहा है, वो एक मशीन लगी हुई है मतलब के रेड लाइन वाले प्रोजेक्ट पे और जिस पे फास्ट ट्रैक पे एक ट्रैक 4 ट्रैक जो है एक सिंगल ट्रैक पे जा रहा है, वो मशीन अपना शावर जो है काम कर रहा है। अच्छा। अब जब शावर मूव कर रहा है तो वो 2 ट्रैक को ले, क्योंकि सब डर के मारे इधर से कि लग ना जाए। अब यही एक मिसाल दूँ जो आपसे शेयर कर रहा था कि स्टेडियम के सामने जो ब्रिज बना था, टाइम्स मेडिको भी कहते हैं कि वहाँ से वो जो ब्रिज है स्टेडियम के सामने वाला, जब वो बन रहा था तो मुस्तफ़ा कमाल मेयर कराची थे, मुझे आज तक याद है, मैंने खुद देखा था। मैं सिस्टर को रात को लेने गया था, एयरपोर्ट 3 बज रहे थे। जब मैं वापस आया तो देखा कि वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सबकी लाइटें जल रही हैं। तो मैंने गाड़ी बाजी ने क्या मैंने मुस्तफ़ा कमाल आया हुआ, तो उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल हीरो थे, मेयर कराची, बाजी भी देखने में। मैंने गाड़ी साइड में मैंने जाके पूछा भाई, क्योंकि थे मीडिया में, तो देखा तो सारे खड़े हुए हैं भाई के ऊपर डीजल के जनरेटर बैठ गए, तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ लगवाई, लाइटें जलने, कह रहे काम नहीं रुकना चाहिए। क्या बात है। अब ये एक है कि मोटिवेशन थी उस वक्त कि वो करे। अब यहाँ पे काम, अब आप ये देखें कि रात को करना चाहिए था आपको, देखें हमारे झाड़ू 12 बजे 2 बजे लगती है। अब जब काम हो रहा होगा, अच्छा दिखाने की है, मतलब दिखाना भी तो है। अच्छा, अब इस वक्त मैं आ रहा हूँ, जब मैंने वहाँ से निकला फिर मैं आया, ये कॉजवे का ये जो इकरा यूनिवर्सिटी वाला ब्रिज जो पड़ता है उस पर वो मशीन चल रही है KMC की, सफाई करते हुए जा रही हो। अब भाई कोई टाइम होता है रात को, सुबह कर लेते, पूरी हर जगह पे लाहौर में आप देखें फजर के टाइम वो निकलते हैं, ठीक है, सारा काम वाम करके निकल जाते हैं। और ये इस वक्त रश आवर है, पीक आवर में वो गाड़ी स्लो चल रही है, क्या कर रही है, सफाई कर रही है, वो जो नहीं मिट्टी। सर एक ज़माने में मुझे याद है मेरे वालिदैन कहते हैं, इवन कि मैंने भी अपने बचपन में देखता था कि कराची की सड़कें धुला करती थी, और आज भी पंजाब में सड़कें धुलती हैं। वो ट्राम सर्विस का वक्त था जब ट्राम सर्विस चला करती थी दिन में, और रात में सड़कों को धोया जाता था पानी से, और वो सुबह होने तक पानी तमाम खुश्क भी हो जाता था। लेकिन आज अगर धो ली जाए ना सड़कें तो पानी घुटनों खड़ा हो जाएगा सड़कों पर। और वो क्योंकि मैंने पंजाब में देखी है साहब, मैंने पंजाब के हर शहर तकरीबन मैंने विजिट कर लिए, बड़े बड़े शहरों में, वहाँ सड़कें रात में धुलती हैं, रात में काम होते हैं वहाँ पे। तो कराची में कहाँ धुलती हैं भाई?
आपकी शाह फैसल में धुलती हैं, आपकी शाह फैसल में धुलती हैं, वो कह रहे हैं। कहाँ धुलती है? वो कह रहे हैं मैं भी शाह फैसल में रहता हूँ, मेरे नहीं धुलती सड़कें। वो लोग धोते होंगे। हाँ, गाड़ियाँ धो रहे गाड़ियाँ धोते होंगे वो। आ जाए सड़क पर तो वो अलग बात है। अच्छा साहब, बात करेंगे आगे के, इस टाइम हमारा पास शॉर्ट है। कराची के ताजरों ने भी कहा है कि पीआईए को, खैर अफसोस की बात, पीआईए हमारी अपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है एमिरेट्स को फरोग दिया, जिसने पहली परवाज़ चाइना से दी, और दुनिया भर के पायलट पाकिस्तान पीआईए को उड़ाने के लिए बेताब होते थे और बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा टायर बड़ा सख्त होता था, इम्तिहानात बड़े सख्त होते थे और पाकिस्तान का नाम रोशन था। और आज भी एमिरेट्स की अगर बात की जाए, EK यानी एमिरेट्स कराची के नाम से अगर उसकी टिकट देखी जाए तो पूरे पाकिस्तान दुनिया भर में उसका नाम रोशन है। पहली परवाज़ वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ हुई थी, पाकिस्तान में जहाज़ दिया और उसके बाद एमिरेट्स का है और हम कहाँ हैं। अफसोस की बात है, एक तरफ देखा जा रहा है कि CM पंजाब ने कहा है कि पंजाब एयर पंजाब कर दिया जाए, तो ताजरों कराची का कहना है, गवर्नर सिंध के जनाब सर ये ताजर भी कह रहे हैं हम ख़रीद लेते हैं। सब खरीद सकते हैं सर, सब खरीद सकते हैं। मसला ये है कि बुनियादी चीज़ हम नहीं समझे। पहले तो ये समझे ना कि इसकी बिड क्यों नाकाम हुई। जब ये खबरें आ रही थी तो मैंने कहा था ये नहीं बिकेगा जी, दोस्तों में और जो हमारे कॉमर्स के रिपोर्टर उनका क्यों, मैंने कहा पहले समझे 850 अरब रुपए इसकी नुकसानात और कर्ज है, यानी मुझे अदायगी करनी है और वाजिबात और नुकसानात 850 अरब रुपए। अच्छा, अब हुकूमत पाकिस्तान जो है माशाल्लाह से उसने क्या किया, 2 कंपनी बना दी, एक अच्छी पीआईए एक बुरी पीआईए। तो आपके 200 अरब रुपए अच्छी पीआईए में डाल दिए, 650 अरब जो बुरी पीआईए में डाल दिया। अब जो 200 अरब अच्छी पीआईए जो करके दिया तो उसको बेचने जा रहे थे उसके शेयर्स। तो आप ये देखें ना कि वो 200 अरब रुपए की लायबिलिटी है, कौन अदा करेगा? तो उसके लिए वो नहीं हुई। अब आप 85 अरब रुपए मिनिमम बिड डाली, सवाल तो ये उठता है ना 10 अरब रुपए आए तो अब आप शरह फैसल पे एक होटल था, नाम नहीं लेता हूँ, SIUT ने ख़रीदा 14.5 अरब रुपए का होटल। यहाँ पीआईए 10 अरब की आप बिड लगा रहे हो तो उसको बिड से ही खारिज कर देना चाहिए था। हुकूमत भी देखे ना कि अगर आपको पेशकश आ रही है तो यकीनी तौर पे जो मेरी कैलकुलेशन कहती है कि 2 दिन पहले इनको बिड्स आई थी, 5 ग्रुप्स थे, वो इसकी ख़रीदारी में जो है दिलचस्पी जाहिर की थी। जब आखिरी दिन आया बिडिंग का तो 2 दिन पहले से वे एक कंपनी रह गई, 4 पीछे हट गए। तो गवर्नमेंट इसका भी तो जवाब देना, जब आपके पास नहीं आई थी बिड और एक बिड आई थी 85 अरब के बदले 10 अरब की बिड आई, आप ख़त्म कर देते उसको। आप बाकायदा उसमें ब्रीफिंग और ये सब करें, आपको नहीं करनी चाहिए थी। एक जो नॉर्मल अगर आप किसी से भी पूछें, अब यहाँ ये जो कह रहे हैं ख़रीद लेंगे, स्टील मिल भी ख़रीद लें भाई, सब खरीद रहे हैं। स्टील मिल के 750 अरब रुपए के बाद कौन अदा करेगा? मलिक रियाज साहब ने एक ज़माने में इस पर कहा था कि मुझे दे दीजिए, मैं सुना था, ये बात सही है गलत है? मलिक रियाज साहब ने कहा था कि स्टील मिल ऐसा कोई नहीं, मिफ्ता इस्माइल ने कहा था स्टील मिल को 1 रुपये में बेच दो। अच्छा, 1 रुपये दो ले जाओ स्टील मिल, और सही कहा था। आप 750 अरब रुपए के नुकसान कौन अदा करेगा? ठीक है, 750 अरब कितने बनते हैं? $1 इस वक्त 280 रुपए का है। ठीक है, तो नियर अबाउट जो है ये 3 अरब डॉलर से ज़ायद के उसके नुकसानात हैं। यानी कि आप पहले नुकसानात अदा करो, 3 अरब डॉलर दो, उसके बाद लो, फिर उसको चलाने के लिए पैसे दो। यही पीआईए का है। जो भी पीआईए लेगा 10 अरब की जो उसने बिड लगाई है तो उसके 200 अरब रुपए के नुकसानात पे करेगा वो। ठीक है, 210 अरब का ये पड़ गया। अब चलाने के लिए भी पैसे देने, फ्लीट जहाज़ किराए पे लेने उसके पैसे देने, कोई पागल होगा जो लेगा? वो CM पंजाब कह तो रही है कि मैं बाय कर लेती हूँ और नए जहाज़ भी ऐड कर लूँगी। सर देखें, जो मैं बता रहा हूँ फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं, जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट के आरिफ हबीब इस ग्रुप में थे कंसोर्शियम के साथ। जी। बाकी बहुत सारी कंपनी, एयर अरेबिया चलाते हैं, 77 फ्लाइट है उसके, मतलब जहाज़ हैं उसके पास। दूसरी एक और एविएशन थी, वो एक और पार्टी के साथ मिलके आ रही थी। 4 लोग हट गए, तो इसका जवाब देना भाई, वो पागल हैं वो लोग, पीछे हट गए। मैं सिंपल बता रहा हूँ, 200 अरब रुपए का आपका लायबिलिटी वो आपको पे करनी है, 10 अरब रुपए शेयर्स के पैसे देने, 210 अरब अब चलाने के लिए पैसे देने। अब चलाने के लिए क्या, एक जहाज़ भी लेते हैं ना सालाना जो आपका किराया तो $8 में देना है जी। तो कौन होगा पागल, 10 जहाज़ किराए पे लेगा, 210 अरब भी देगा और उसके बाद वो लेगा? ये सब बोल रहे हैं, बोलने दें, बहुत सारे बोलते हैं। आपको लगता है फ्यूचर में कोई नज़र आ रहा है? सर देखें, आप जब तक इसको सेटल डाउन नहीं करेंगे, सामने वाले को बैठ के हु विल पे दी लॉसेस, हु विल पे, आप ये बताएं ना, ये जो अभी बिड का चक्कर हुआ है 6 महीने पहले इनका प्लान जाता है हर जून जुलाई में, जो मैं एविएशन करता रहा हूँ। तो 6 महीने पहले जाना था कि हम आगे फ्यूचर क्या करना है, नई फ़्लाइट्स इन करनी है, क्या करनी है, केटर करनी है, वो नहीं हुआ। अब ये इसके हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन 100 अरब रुपए का नुकसान होगा। सही, क्योंकि आप डिले चले गए, बिडिंग में गए, बिक रही है, ये सब हो रही है, कोई प्लान पे काम नहीं किया। अब आप जाओगे, अब
नज़र आ गया नहीं, अब कह रही हुकूमत खुद चलाएगी। हुकूमत जब चलाएगी, अब प्लान पे काम करेगी। अब अगर आप जहाज़ किराए पे लेंगे, बाहर आपको खड़ा हुआ कुछ देने के लिए, वो 6 महीने पहले आप बिड करते, नवंबर दिसंबर में जहाज़ मिलते, जनवरी से इनफ्लीट होती। अब आप अभी डालेंगे तो अगले 6 महीने लगेंगे जहाज़ मिलने में। ठीक, तो आपकी फ्लीट कैसे बढ़ेगी? आपकी नई जो जोन में जाके जहाज़ उड़ाने कैसे उड़ाएंगे आप? मसला ये 15,000 मुलाजमीन हैं PIA के, ठीक, 550 पायलट हैं, 32 जहाज़ हैं, एक जहाज़ पे 17 पायलट हैं। पूछे ना इनसे कि कैसे करेंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो एंड ऑफ टाइम जो हुकूमत पाकिस्तान ही इसको रन करेगी, वो नुकसानात के साथ देती रहेगी। ये टैक्स की मनी है, ठीक है, जो टैक्स जो हम देते हैं, वो पैसे जो जमा होते हैं वो यहाँ जाते रहेंगे। ओके फाइन। और यानी कि हम फिर वो टैक्स पर टैक्स और किराया फिर बढ़ जाएंगे ज़्यादा, और यही होगा, और फिर हमसे ही जो सिलसिला को आगे बढ़ाया जाएगा। वक्त की कमी है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह नुमान भाई, आपका बेहद शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। और अशरफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद तो दुनिया कायम है, और दुआ है कि पाकिस्तान के अपने एहसास से अपने महफूज रहें, और ये हमारे और आपके एहसास हैं। अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत रखे, और जो मामलात हो रहे हैं वो उसको ज़रा बेहतर बनाएं, और जो मामलात ख़राब हो रहे हैं उनको दूर कर दें, ठीक कर दें। दुआ ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। हमें अपना आप ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हम खुद ठीक हो जाएंगे, सब मामला सब कुछ ठीक हो सकते हैं। वक्फ़े लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे। नौजवान क्या कर रहा है, नलूहा बनवा रहा है, कौन है हमारे साथ, कौन है मेहमान, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से फ़र्म आ रहे हैं, जानेंगे उनकी अपनी ज़बानी, कुछ टैलेंट को भी उजागर करेंगे वक्फे के बाद। जनाब अली, वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं, और हम नए गेस्ट के साथ हाजिर हैं। जनाब अली ये बड़े प्यारे से गेस्ट हैं, हमारे पाकिस्तान के गेस्ट हैं, हमारे फ्यूचर पाकिस्तान के गेस्ट हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अवार्ड याफ्ता हैं, टैलेंटेड हैं, अपने महारत रखते हैं अपने कामों को उजागर रखने की, और इनके असातिज़ा इनकी पूरी टीम वर्क के साथ इन्होंने ऐसा कर दिखाया कि जनाब अली के आज इनको अवार्ड के आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, हर एक को सपोर्ट करना है, आगे लेके जाना है। कोई कुछ भी कर रहा है उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिए। हो सकता हो आपकी एक सपोर्ट से ये बहुत सारे कदम चल जाए और दुनिया में अपना नाम रोशन करे, न सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है और तालिब इल्म है, और फार्मास्यूटिकल कंपनी से ये वाबस्तगी रही है इनकी। और अरीशा है मेरे साथ, इकरा हैं और बुशरा हैं। वेलकम करेंगे तीनों को एक साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बात है, एक ही टाइम लाइन पे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है, खैरियत से ठीक है भाई? सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप अवार्ड याफ्ता हैं, अवार्ड मिला आपको भाई, क्या कमाल कर दिया यार। मतलब मेडिसिन्स में आपने सबसे पहले तो भाई थोड़ा सा अपना बताएं, मेडिसिन ही क्यों आई, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। असल में फार्मेसी में जब हम लोगों ने स्टार्ट लिया था तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये अचानक कैसी अचानक? हाँ, बेसिकली ऐसा ही हुआ। मैंने ओ लेवल्स करा, फिर इंटर करा, उसके बाद फिर फैकल्टी ऑफ फार्मेसी का मुझे कोई ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था और ना इतना शौक था। पर बाबा ने बोला कि यहाँ पे ट्राई करना बाबा चाहिए। ने कहा? हाँ, मेरे बाबा भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अब जब मैं 4th ईयर में हूँ तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा डिसीजन था और मुझे बहुत पसंद आई ये फील्ड, बिल्कुल मेरे मतलब के मुताबिक। इकरा कैसे आई, सबसे पहले तुम कैसे आई? कैसे हैं? अबू ने कहा था, भाई ने कहा मुझे था? बचपन से ही मेडिकल में आने का शौक था और फिर MBBS में एडमिशन नहीं हो पाया तो मैंने फार्मेसी में ले लिया। लेकिन मुझे पता चला है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था और MBBS से बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है, खैर मेरी फील्ड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ना डॉक्टर से जो और पहले ना आप लोग हैं, मतलब डॉक्टर अगर लिख देंगे तो मरीज़ एंड ऑफ टाइम मेडिकल पे जाएगा, स्टोर पे जाएगा या कहीं रुक करेगा, बेहतरीन मार्ट पे जाएगा और वहाँ से अद्वियात का। लेकिन वहाँ अगर अद्वियात ही नहीं मिलेंगे, आप लोग ही नहीं उसको तैयार करेंगे तो वो अकेले लिख के क्या करेंगे? तो एक बड़ा ख़ास मिलाप है। अच्छा जी, आप बताएं जी अपना। इकरा, बुशरा क्या हो रहा है, कैसी हो, ठीक हो? बुशरा मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अरे ये तीनों के कारनामे थे माशाल्लाह से आप लोगों ने। असल में हम लोग 6 मेंबर्स की टीम है। हम 3 हैं, अरीशा, बुशरा और इकरा, और 3 और हैं, अनमता, फातिमा और आयशा। वो कहाँ हैं? वो आई नहीं, यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने कहा तुम तीनों प्रेजेंट कर दो टीम को, ऐसा ही है ना? और जगह मसरूफ है। माशाल्लाह। अच्छा, और चैनल पहुंचे हुए लोग देखें आप नाज़रीन, कितनी टीम है, कितने लोग हैं, कमाल हो गया। कुछ देर में किसी और चैनल पे भी आप देखेंगे इनकी बकिया टीम को। हाँ जी, अच्छा इंशाल्लाह। हाँ प्लीज़, आप कैसे आई पहले तो ये बताइए, आप आने का इत्तेफाक फार्मा में क्यों आई? जैसे हर फैमिली में होता है कि एक डॉक्टर होना चाहिए, तो मैंने भी उसी लाइन पे जाना था कि एक डॉक्टरी हो।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली MD में पास नहीं हो पाए, तो फिर डॉक्टर BDS और फिर उसके बाद 3rd नंबर पे फार्मेसी आती है, तो फिर फार्मेसी में चले गए थे। लेकिन इट्स अ बेस्ट डिसीजन अभी तक जितना भी लिया है। और 4th ईयर मुश्किल है लेकिन मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अब लग रहा है कि हम एक्चुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो बोरिंग वाले थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं है, लैब्स हैं, हम असल में दवाइयाँ बना रहे हैं अपनी लैब्स में पंच करके, तो वो बड़ी अमेजिंग फीलिंग होती है जो अपने हाथ में दवाई रखते हैं। अरीशा, मुझे बताएं कि सबसे पहले हमारे नाजरीन को अपने ही अल्फाजों में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ को चुनाव किया, क्या अवार्ड मिल गया? जी बेसिकली हमारे यहाँ कराची यूनिवर्सिटी के ना डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, जैसे फार्मेसी साइंस क्लब है, उसकी तरफ से हर साल जो है वो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो मनाया जाता है हर साल। तो इस साल हम लोगों ने पहली बार वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे में पार्टिसिपेट करा था, तो हमने कॉन्फ्रेंस के लिए अटेंडीज पैसे दे दिए थे, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम पार्टिसिपेट भी करते हैं पहली ही बार। तो फिर हम लोगों ने 2 कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, और फिर इसमें ना हर साल जैसे बहुत सारे जो इंडस्ट्री और हॉस्पिटल सेक्टर से लोग होते हैं ना, उनको हम इन्वाइट करते हैं एज गेस्ट एंड जजेस, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो हाँ, इंटर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से भी लोग आते हैं इस कॉम्पिटिशन्स में। तो 4 कॉम्पिटिशन्स हुए थे, उनमें से 2 में हमने पार्ट लिया था और दोनों में हमें अवार्ड मिला था। क्या बात है, क्या किया था? अच्छा, ऐसा क्या किया था कि नाम आ गया? एक हमारा था प्रोजेक्ट जिसके अंदर ब्रांड प्लानिंग करनी थी, जो एक ऑलरेडी फॉर्म डोजेज फॉर्म है, उसको आप मॉड्यूलेट करें थोड़ा सा, कुछ उसके अंदर चेंजेस लेके आए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी या फिर कंज्यूमर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करे। तो उसके अंदर हमने पार्ट लिया था, लेकिन जो मशहूर हो गया है हमारा वो दूसरा कंपटीशन है जिसका नाम था फार्मा कैनवस द आर्ट ऑफ पैकेजिंग। उसके अंदर पैकेजिंग को इतना इनोवेट करना था कि वो कंज्यूमर्स के लिए आसानी मतलब क्या किया? पैकेट को लंबा कर दिया, बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया? कि स्मार्ट इंडिकेटर बेस्ड एक पैकेजिंग इनोवेट की है जो कि एग्जिस्ट करती है फूड इंडस्ट्री में, जिसके अंदर इंडिकेटर्स हों, कलर चेंज दिखाएं डिफरेंट पैरामीटर्स पे, जैसे लाइट है या फिर टेम्परेचर है या फिर ऑक्सीजन है, उस तरह की जो कलर चेंज करते हैं अपने रेंज से ऊपर और नीचे जाने पे। तो अगर हम वो इंडिकेटर्स पैकेजिंग जो हमारी मेडिसिन हैं, स्ट्रिप्स आती हैं, जैसे पैराडोल का स्ट्रिप है, उसके अंदर छोटा सा एक खाना हो, एक कंपार्टमेंट हो जिसके अंदर लिक्विड इंडिकेटर भरा हुआ, और वो जैसे दवाइयाँ पीछे लिखा होता है स्टोर इन अ कोल्ड एंड ड्राई प्लेस। अब कोल्ड एंड ड्राई प्लेस आता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, जैसे नॉर्मल ड्राई प्लेस रूम टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री रखना है। जी समझ नहीं आया, बिलो 30 डिग्री अगर गूगल करें तो रूम टेम्परेचर आता है 20 हम रखते हैं डिग्री। किचन में, हम रखते हैं डब्बे किचन में, में एक ऐसी बिस्किट के जगह, डब्बे में, हाँ, हाफिज के जहाँ डब्बे सबका हाथ में जाए, ऐसी जगह रखते हैं। या फिर अपने नाइट स्टैंड पे। अब कराची, अगर हम कराची की बात करें, वैसे तो अर्जेंट ब्रेक आ गया, मैं पूरी बात करूँगा, छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद मज़ीद इनसे बात करेंगे इन्होंने क्या किया, क्या है, बड़ा कमाल किया है, जादू हो गया। वक्फा। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और एक मरतबा फिर कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, बिकॉज ऑफ कि शायद आपने अभी भी हमें ट्यून किया है, तो आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें स्क्रीन से फ़ायदा उठाते रहें, जहाँ जहाँ मालूमात में इजाफा होता रहे। टैलेंटेड लोगों का वक्त हुआ चाहता है कि ब्रेक से पहले टैलेंटेड स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में 4थे ईयर में ये दाखिल हो चुके हैं और अब प्रैक्टिकल पे आ गए हैं, फार्मेसी डिपार्टमेंट में है आपका ताल्लुक़ है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आपने एक बड़ी ज़बरदस्त, जिस पर आपने अवार्ड हासिल किया माशाल्लाह, कि आपने एक लिक्विड इंडिकेटर ऐसा एक लगाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये दवा ठंडी जगह पे है, ये गर्म जगह पे, उसको महफूज बनाने का तरीका आपने बनाया। प्लीज़ को कंटिन्यू करें, क्या था उसमें और मज़ीद? तो मैं यही बात कर रही थी कि हमारी दवाइयाँ जो है वो लिखा होता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर रखें, और रूम टेम्परेचर गूगल पे आता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कराची में रहते हैं, हमारा तो 35 से ऊपर जा रहा होता है नॉर्मली, आज भी 34 ही होगा लगभग, और ह्यूमिडिटी तो उसको 40 पे ले जाती है। तो ये कंडीशंस जो हैं वो दवाइयों को एक्सपायरी से पहले सब थेरापेटिक या फिर सस्पिशियस बना देती हैं। तो वो चीज़ें जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटरी इतनी एडवांस नहीं है और हमारी टेस्टिंग जो है वो बार बार नहीं होती, मार्केट सर्वेलेंस नहीं होती, तो इसलिए हमारी जो दवाइयाँ हैं वो हो सकता है कि एक्सपायरी से पहले ख़राब हो जाए या फिर सस्पिशियस हो जाए। तो उसके लिए हमने अपनी इनोवेशन बनाई है कि इंडिकेटर बेस्ड एक कलर चेंजिंग पैकेजिंग हो जो हमें वक्त से पहले अलार्मिंग कर। वेरी नाइस। कॉल है जनाब, आप ही के डिपार्टमेंट से हैं, टीचर हैं सना सरफराज साहबा, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आज आपके बच्चे हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं और माशाल्लाह अवार्ड याफ्ता हैं, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने आइडिया क्रिएट किया आपकी ज़ेर निगरानी, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल,
हमारे फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज के अंदर एक क्लब है, साइंस क्लब, जिसके ज़रिए तमाम ये मुकाबला जो है इसका इनेकाद हुआ था। और माशाल्लाह से इन बच्चों का आइडिया, माशाल्लाह तीनों पोजीशन वाले बच्चों का आइडिया बहुत अच्छे थे, लेकिन इनका आइडिया इस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है कि अद्वियात जो हमारे यहाँ होती हैं मैन्युफैक्चर, वो ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होती हैं, लेकिन जब वो वहाँ से निकल जाती हैं और कम्युनिटी फार्मेसी या डिफरेंट स्टोर्स पे जब वो आती हैं तो रास्ते में वो जिन गाड़ियों के अंदर आ रही होती हैं, ज़ाहिर है उनकी अंदर टेम्परेचर मेंटेनेंस की कुछ फार्मेसीज के अंदर हैं, लेकिन हर एक के पास नहीं है इस तरह की गाड़ियाँ कि जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जा सके। तो ज़ाहिर है जिधर वो कम्युनिटी फार्मेसी में आती हैं उधर टेम्परेचर रेगुलेशन के इश्यूज इतने नहीं होते, लेकिन जनरल स्टोर के अंदर जो है वो टेम्परेचर मेंटेनेंस लाइट इतनी जाती है हमारे पास, तो ये सारे जो है मामलात रहते हैं। तो बच्चों ने इस सोच के तहत ये एक चीज़ जो है वो बनाई है, और अगर इंशाल्लाह ये मार्केट में आ जाए तो मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त मैडम, वेरी नाइस मैडम। मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि मार्केट में खुली अद्वियात भी मिलती हैं, अक्सर मुख्तलिफ छोटे मोटे क्लिनिक्स में खुली दवाइयाँ होती हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात उसी चीज़ पे आ जाती है कि दवाई जब बनती है तो वो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, SOPs को फॉलो करते हुए उसको बनाया जाता है। तो खुली दवाई जो बन रही है या खुली दवाई जो ली जा रही है वो अपनी मैं सिंपल जबान में अगर बात करूँ तो अपना असर खो देगी। ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ा सा जानना जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे आंखों में कतरे भी डालते हैं तो जब वो खुल जाती है बोतल तो उसकी एक्सपायरी वो नहीं रहती जो कि मेंशन हुई भी होती है। तो ये वाली चीज़ जो है वो लोगों में बताना या उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुली दवाइयाँ जाहिर सी बात है आप कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाली चीज़ उसमें वो वाला असर नहीं रहता जिसके लिए वो दी जा रही होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सना सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आप ही के डिपार्टमेंट, आप ही की टीचर। कैसा लगता है जब आपका टीचर आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपके अपने लोग? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात होती है जब एक टीचर आपको अप्रिशिएट करता है, आपका नाम याद रखता है फिर वो हमेशा, और आप भी फिर ऐसे हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड टीचर्स को याद रखते हैं। मैं इस बात को एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर, इसका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है बहुत हद तक कॉम्पिटिटिव है। हमारे टीचर्स माशाल्लाह बहुत विजिलेंट, बहुत डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग है, और उन्हीं की जो है सुपरविज़न में हम इस काबिल हुए हैं कि इतना अच्छा आइडिया सोच सकें, और उन्होंने ही जो है हमें इस काबिल बनाया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स पे हम सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, और फिर हमारे इन आइडियाज़ को पॉलिश करने के लिए हमारे टीचर्स जो है हमेशा हमारी सुपरविज़न के लिए मौजूद हैं। तो ये आइडिया आया कैसे माइंड में, किसके सबसे पहले किसके आया था ये लिक्विड वाला आइडिया कि स्ट्रिप में लगाया जाए? अरीशा, आपके कैसे, किस चीज़ को क्या देखा था? असल में फूड इंडस्ट्री में जो है ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब हम लोग देखते हैं कि बाहर मुल्कों में ऐसा हो रहा है कि फूड इंडस्ट्री में हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ फ्रेश है, फ्रूट्स फ्रेश है या नहीं, वो कलर चेंज के मार्कर्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है। तो हम लोगों ने इसी आइडिया को सोचते हुए हम बेसिकली सर के पास 2 आइडिया लेकर गए थे। तो एक आइडिया इतना अच्छा नहीं था तो हम लोगों को क्या था वो आइडिया? वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो गया, वो पे संभाल के रखे भी रहने तो जरा ज़्यादा एडवांस हो गया था। तो सर ने कहा कि पाकिस्तान में उसकी ना प्रैक्टिकलिटी इतनी नहीं है, ऑल्दो आइडिया अच्छा है पर उसमें इंजीनियरिंग वगैरह का तौर पर अगर उसको इंट्रोड्यूस कराया और इंजीनियरिंग वगैरह का काफ़ी सारा काम है तो हम उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब हम लोग जो है वो थोड़ा वो होके दिल हार के हम जाने लगे तो फिर मैंने उनको बोला कि एक और हमारे पास आइडिया है पैकेजिंग के लिए। तो वो जब उन्होंने ये सुना तो उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और फिर उसको मजीद थोड़ा रिफाइन करते गए। उन्होंने हमारी सरफरोख का मैं नाम लेना चाहूँगी, सरफरोख रफ़ी जी, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। उन्होंने हमारा आइडिया रिफाइन करा और फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि ये जो आइडिया लिक्विड के आप स्ट्रिप में एक लिक्विड लगा दें कि उससे टेम्परेचर का अंदाजा हो जाए कि अच्छा उसका कलर का कोई चक्कर है, रेड हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा लाइक? जी अच्छा, जो हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट जो एड जो बनाया है हमने प्लीज दिखाएं जरा बच्चों का। हाँ प्लीज दिखाइए, जरूर दिखाइए। हम अपनी टीम में जो है ये खुद बनाया था ये भी है? हाँ मैं वही बता रही हूँ, अनमता अब्दुल फ़यूम है, उनकी एफर्ट्स हैं और थैंक यू सो मच इसका ये ऐड बनाने के लिए। उसकी वजह से हमें एक यहाँ तक आने का मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने वसीले चुने आप लोगों को, अल्लाह ताला ने आज आप यहाँ मौजूद मिले। अच्छा मुझे बताएं कि ये तो गई स्ट्रिप की बात, ठीक है, तो आप बात करें थी वो कलर्स की मैं बात कर रहा था कि गर्मी सर्दी कैसे पता चलेगा, उसमें 30 डिग्री लिखा होता है इसके ब्लो। हाँ प्लीज़। तो हमारे केमिस्ट्री में ये वाले इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हैं जो डिफरेंट पैरामीटर्स पे होते हैं। जैसे हमने अपनी ऐड के अंदर कोबाल्ट क्लोराइड राइट उसका यूज़ किया और वो यूज़ होता है ह्यूमिडिटी चेंजेस के ऊपर। जैसे सबसे पहले वो ब्लू कलर होता है विच इंडिकेट्स कि आपका टेम्परेचर जो है वो रूम पे, और उसके बाद अगर रूम टेम्परेचर से बढ़ गया 20 डिग्री से ज़्यादा तो वो ब्लू से पिंक, पर्पल एंड देन पिंक। तो पिंक इज़ सस्पिशियस, आप ना लें अब दवाई या फिर उसको
ना मतलब अवॉइड करें। तो इसका मतलब मेडिकल स्टोर पे जाएं तो आप वो चीज़ पहले देख लें। तो ये मेडिकल स्टोर वालों में बड़ी खतरनाक मामला हो जाएगा, तो इसी चला के रखना पड़ेगा उसको। ओके, अच्छा ये सिर्फ स्ट्रिप के अलावा ये बॉटल्स में भी यूज़ लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है। ये सिर्फ स्ट्रिप की हद तक ही है? बिल्कुल लगाया जा सकता है स्ट्रिप के अलावा भी। और अगर बात की जाए कि हम इसे डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका ज़्यादा जो है एप्लीकेशन जो है पेरेंटल्स के लिए है। जो इंजेक्टेबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, इनकी वैल्यू मार्केट में कुछ इंजेक्टेबल्स इंसुलिन वगैरह बहुत ज़्यादा है लगाते हैं। इंसुलिन हो गया, हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन हो गया, हमारे पास हेपेरिन है जो कि पेशेंट्स को इमरजेंसी में लगाया जाता है, और इनकी कॉस्ट 6 लाख से 12 ये लाख इश्तिहार तक जाती आपने है। बनवाया अपनी सहेली से, है ना? अरे वाह यार, ज़बरदस्त, कितना अच्छा बनाया। अभी देखो कमर्शियल चेक करें आप, इन्होंने अपना कमर्शियल भी खुद बनाया है। ये हुई ना बात, वन मैन आर्मी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ प्लीज़। इसमें हम लोगों ने ना हुजामा खालिद हैं, उनसे भी हमने हेल्प ली। उसामा भाई तुम भी? ओजामा, अरे ओजामा भाई कमाल हो गया भाई। टीम कितने लोगों की मुश्तमिल टीम है भाई माशाल्लाह? हम लोग 6 लोग की वैसे टीम है, लेकिन हम लोगों ने उसका नाम नहीं डाला, लेकिन हम लोगों ने अप्रिशिएट करना तो वो यहाँ नहीं होते, लाहौर में होते हैं। अच्छा, तो हमने उनसे हेल्प ली। माशाल्लाह जी, प्लीज़। जी, तो इंजेक्शंस जो है ना, इनकी कॉस्ट कभी कभी जो इस तरह के इंजेक्शन जो इमरजेंसी में लगाए जाते हैं, हेपेरिन है, एरिथ्रोपोइटिन है, इनकी कॉस्ट 6 लाख से 12 लाख तक होती है। और इनको अगर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन इनका टेम्परेचर नहीं रखा गया तो ड्रग क्रिस्टलाइज हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाता है। तो इंडिकेटर्स अगर हम इसके अंदर लगाएंगे तो अगर वो प्रॉपर नहीं रखा जा रहा तो कलर चेंज करेगा। और इससे एक बात ये भी साबित होगी कि होता ही है कि अगर इंडस्ट्री से एक चीज़ निकली है और इंडस्ट्री ने सही दी है और वो जाके कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ख़राब हो रही है तो उसका नुकसान इंडस्ट्री। ओके फाइन। अच्छा, एज ए स्टूडेंट माशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिकल की तरफ आ चुके हैं। हम अद्वियात खाते हैं, लेते हैं, और लास्ट में हम ये देखते हैं कि भाई ये अभी बस अगले महीने एक्सपायर होने वाली, एक हफ्ता रह गया तो इस्तेमाल कर लो फटाफट अगर ज़रूरत हो रही है। या कुछ लोग वो कहते हैं नहीं ये महीना शामिल है, जैसे फॉर द 8वें महीने में एक्सपायर हो रही है दवाई, तो वो फर्स्ट यानी 8वें की पहली तारीख को छोड़ दे दवाई, या पूरा महीना इस्तेमाल कर सकता है? पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay. और ये सब जो एक्सपायरी वगैरह वाली चीज़ें होती हैं ना, ये एक्सपायरी एक्चुअल डेट नहीं होती। हम स्टडीज़ के बेस पे एक अंदाज़ा लगाते हैं इस डेट के लिए, लेकिन जब हम कंडीशंस चेंज कर देते हैं लोकल फार्मेसीज़ में, या फिर जैसे हमारी सप्लाई चेन भी इतनी रेगुलेटेड नहीं है तो ट्रांसपोर्ट वगैरह के टाइम पे या फिर घरों में अगर हम कंडीशंस चेंज कर देते हैं तो एक्सपायरी डेट वक्त से पहले भी आ सकती है। अच्छा जी, ओके फाइन। तो इसलिए इसको क्या ध्यान बात है, माशाल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। बड़ा ज़बरदस्त है आप लोगों ने पैकेज बनाया है, और तमाम हमारे जो है। अच्छा, जाते जाते प्लीज़ मैसेज तो दें एक एक करके, प्लीज़ क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वाले, सुनने वाले और इंडस्ट्री वाले? इंडस्ट्री, मैं देखने और सुनने वालों को ये कहूँगी कि हम लोग को एक्सपायरी डेट का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली उन मेडिकेशंस में जिनमें टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। और इंडस्ट्री के लिए तुम बताओ। इंडस्ट्री अगर आपको देख रही है, बेहतर तो यही है कि ये इनोवेशन जो है वो मार्केट में लेकर आएँ, ताकि जो आम कंज्यूमर है वो जो पैसे देके दवाई ले रहे हैं उसका ही भला हो और इंडस्ट्री का भी भला हो, कि उनको जो नुकसान उठाना पड़ता है उनकी मार्केट से दोबारा विड्रॉ हो जाती है वो ना हो, ताकि बीच में ही पता चल जाए कि कहाँ पे ख़राबी है। मेन पॉइंट। वेरी नाइस। प्लीज़ मेरा मैसेज ये है हायर अथॉरिटीज़ के लिए कि वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में इस तरह के इदारे कायम करें जो हमारे इन आइडियाज़ को बिज़नेस मॉडल में ढाल सकें और इन तमाम चीज़ों को फर्दर ओन करें, तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी है। और जो है इन चीज़ों को उन्हें जो है अपनी निगरानी में, ज़ेरे निगरानी में लेकर आना चाहिए और अपनी तरजीहात में शामिल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अरीशा, इक़रा, बुशरा हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला आप तीनों को बहुत मज़ीद कामयाब करे, और आप जैसे जितने स्टूडेंट्स इस फील्ड से वाबस्ता हैं या दीगर फील्ड से वाबस्ता हैं, अल्लाह ताला उनको और बहुत ज़्यादा कामयाब करे, बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलता रहे इसी तरह जिस तरह स्टूडेंट्स को मिल रहा है। कराची यूनिवर्सिटी के ज़ेर निगरानी फार्मेसी डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है, 4थे ईयर में आ चुके हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं। आइडिया बहुत ज़बरदस्त है और बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए भी, आम बंदे से लेके एक इंडस्ट्री सतह तक। जैसे इन्होंने बात की कि अगर वो इंडिकेटर मौजूद होगा तो फिर बहुत सी चीज़ों को आप सेव कर सकते हैं। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा से खत्म होंगे, फिर बात करेंगे मज़ीद टॉपिक के ऊपर। ज़ियाबतीस पर हमने बात करनी है, डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उससे बात करेंगे और सीखेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। वक्फा। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है, और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डॉक्टर आफ्ताब साहब आ चुके हैं और योगी वजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर रहे हैं प्री डायबिटिक और डायबिटिक। शुगर कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्या अलामात हैं, कैसे बचा जाए, क्या खाया जाए, कब खाया जाए, किस वक्त खाया जाए, किस उम्र में कैसे किस तरीके से
चलना है। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो अगर यंग तो खैर एक्सरसाइज कर ही लेते हैं, लेकिन आगे जब आप 50 क्रॉस कर जाते हैं तो बहुत से लोगों को मुश्किल का सामना होता है। ना सिर्फ बल्कि अगर आप ऐसे मकाम पे रहते हैं जहाँ फ्लैट हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत आती है, तो उसमें भी योगी वजह साहब हमें बड़ी मदद देंगे। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। खैर से ठीक ठाक हैं जी माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए और आज बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है हमें भी और हमारे देखने वालों को भी इंशाल्लाह। सर सबसे पहले हम आएंगे डॉक्टर साहब के प्री डायबिटिक क्या है? अच्छा, अपना पहली बात तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने, क्योंकि पूरा महीना जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से है नवंबर, और 14 नवंबर जो है हमारा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है, तो आपने सही मौजूद सही वक्त पे चुना, सही सुन लिया, बिल्कुल सही चूज़ किया। सबसे दूसरी बात ये कि जो प्री डायबिटिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं एज अ प्रिवेंटिव, मेरी स्पेशलिटी है वो पब्लिक हेल्थ है और उसमें हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। जी। तो बजाय ये कि जब आप डायबिटीज़ में लैंड करें से पहले प्री डायबिटिक जो होता है, 3 फेज़ होते हैं, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, पोस्ट डायबिटिक। तो आज हम बात करते हैं प्री डायबिटिक के हवाले से। डायबिटिक पहले हम समझते हैं अपने नाज़रीन के लिए कि डायबिटीज़ होती क्यों है, किस तरह से होती है, ताकि उनको ये अंदाज़ा हो कि क्या वजह क्या होती है। डायबिटीज़ एक इंसुलिन हमारे लबलबा जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज प्रोग्राम में अपनी ज़बान में, हम वहाँ से एक चीज़ खारिज होती है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, ठीक है। वो बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, कोई मीठी चीज़ खाते हैं, तो जनाब वो उसका अमल होता है, वो जो हमारे मसल्स के अंदर चैनल्स होते हैं उनको खोलती है, वो वहाँ जाके एनर्जी में कन्वर्ट होकर फिर वो इस्तेमाल होती है। जब भी आप देखें आप शुगर खाते हैं, कोई बच्चे अक्सर चॉकलेट खा लेते हैं, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो जितनी भी शुगर है, और फिर सबसे बड़ी हमारी जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसको शुगर ही चाहिए होती है, ठीक है। अगर शुगर नहीं होगी जिस्म में तो हमारा जिस्म जो है वो लेथार्जिक हो जाएगा और हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो इंसुलिन का सबसे बड़ा काम ही होता है कि आप जो है वो आपके चैनल्स खोल के और उसको एनर्जाइज करें। अब होता क्या है कि आप जो है बाज़ दफ़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है तो वो चैनल खुलते नहीं है और आप वहाँ एनर्जी जाती नहीं है, उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब जो हम प्री डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं कि वो होती किस तरह से होती है, ये होती इसी तरह से है कि अगर हम ये देखते हैं कि कट ऑफ वैल्यू लेते हैं, अगर हम, ठीक है ना, हमारे 2-3 कट ऑफ वैल्यूज होते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है। पहली बात कि अगर हम किसी का HbA1c कराते हैं जी, और अगर वो 5.7 से 6.4 के दरमियान होता है तो हम उसको प्री डायबिटिक कहते हैं, ठीक है। और अगर वो खुदा न खास्ता 6.5 के बाद चला जाता है तो उसको डायबिटिक कहते हैं, इससे पहले वो नॉर्मल बंदा है। इसीलिए दूसरा जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी का जो वेस्ट होती है वो मर्दों में 40 इंचेस और फीमेल में 35 इंचेस। अच्छा, तो अगर आपके नाज़रीन भी सब सुन रहे हैं तो फ़ौरन चेक कर लें, वो अगर उनका 40 से ज़्यादा है तो वो प्री डायबिटिक में चले गए। अच्छा, और ख़वातीन है अगर उनका 35 इंचेस से ज़्यादा है तो वो भी प्री डायबिटिक में चले गए। दो क्राइटेरिया होगा। तीसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आप ये देखें कि आपको रूटीन में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, आपका जो वज़न जो है वो कम हो रहा है, आप जो है बहुत लेथार्जिक रहते हैं सारा दिन, या आप जो है क्या नाम है जब आप चलते फिरते हैं खाते पीते हैं तो आपको ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। तो ये सारी वो अलामत होती हैं जो या आपका ज़ख़म होता है वो भरता नहीं है, तो वो प्री डायबिटिक में लाए कर रहे होते हैं। इसीलिए जब भी अगर खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो अपने आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे चले जाएं फ़ौरन आप, ठीक है ना। अक्सर लोग अब देखें जब से ये मोबाइल आया हम बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गए, बैठे हुए हैं, लैपटॉप आए, ऑफिस में बैठे हुए हैं, खाना खाया, बैठ गए आप, 8-8 घंटे बंदा बैठा रहता है लैपटॉप के ऊपर और कुछ करता नहीं है, ठीक ना, जात से वॉशरूम के लिए जाता है, सॉरी इसके अलावा कोई काम नहीं जाता। अब जब वो 8 घंटे या 7 घंटे या 6 घंटे एक जगह बैठा हुआ है तो जो वो खा रहा है वो उसको कंज्यूम तो कर ही नहीं पा रहा। जब वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा, जो मैंने पहले जो तमीज़ बांधी थी इंसुलिन की, वो शुरू हो जाता है कि जब आप अपने एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, कोई अपने चैनल्स खोलेंगे नहीं, तो आपका जो एनर्जी है वो तो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी वो, और इंसुलिन का लेवल बढ़ता रहता है। तो फिर ये होता है कि आपको इस वहाँ लाया करते हैं कि अभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि अब एक वैसे तो जो चीज़ होने वाली थी वो तो हो ही जाती है, अल्लाह ताला हम सबको अपने महफूज रखे, लेकिन सवाल अक्सर लोग कहते हैं यंगस्टर्स कि भाई इससे क्या बचा जा सकता है कि हम अपने आप को पहले एहतियात कर लें किन चीज़ों से, कि शुगर होने से मैं बच जाऊं, इन चीज़ों को आज से इस उम्र में खाना छोड़ दूं या बाहर के खाने छोड़, एक्सरसाइज, बहुत से सवाल उमड़ते हैं, इसका क्या आपके माइंड में आता है? बिल्कुल, आप बस अपना इम्पोर्टेंट सवाल किया है। प्रिवेंशन, हम बैठे आज इसलिए हैं कि हम ये नहीं कह रहे डायबिटीज़ हो गई अब आप इसका इलाज करें, हम तो कहते हैं ना होने से पहले बचाया जाए इसको। हर देखें, जैसे मैंने गुजारिश की आपसे कि अगर हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, ठीक है, एक तो मोबाइल देखें, बिल्कुल ज़रूर देखें, लेकिन थोड़ा वक्त के आप चलते रहे, आप मोबाइल में बात आती है ना, हम बैठ जाते हैं, आप चलना शुरू कर दें, जो बात कर रहे हैं आप 5 मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट कर रहे हैं, तो आप चलते में बात करना शुरू कर दें आप,
इसी तरह अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो जो कि वो जैसा आपका फ़ायदा उठाते हैं, ये हमें बताएंगे हम बैठे बैठे किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप इनसे पूछिएगा, ज़ाहिर बात है मैं इनकी फील्ड में नहीं जाना चाह रहा, ये बताएंगे कि बैठे बैठे क्या कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए और आप जो है उस फेज से निकल जाएँ, ठीक है। तीसरी बात है कि आप वॉक शुरू करें। 30 मिनट्स की जो डेली वॉक है वो ज़रूरी है आपकी लाइफ में। पूरे हफ्ते में अगर आप ये करते हैं कि जी हम पूरे सब नहीं कर सकते, आप 5 दिन कर लें, 4 दिन कर लें, 3 दिन कर लें, ऑल्टरनेट डे में कर लें, लेकिन 30 मिनट्स की वॉक डेली करें आप। जब आप वॉक करते हैं तो आपका जो है चैनल्स खुलते हैं, आपकी एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, आपको दोबारा ज़रूरत पड़ता है। इसी तरह अपनी डाइट में कंट्रोल करें। अब देखें जंक फूड का दौर आ गया है जी, घर में जो है कुछ ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन में वो क्या आपको भेज रहा है, किस तरह पक रहा है, कौन सा तेल है, किस तरह की चीज़ें, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप किस तरह कर रहे हैं। इसी तरह हमने अपनी सब्जियां और फ्रूट कम कर दिए हैं, हम उस पर जंक फूड पे चले गए हैं। हर चीज़ देखें ना, अब हम मौसम की सब्जियां नहीं खाते, मौसम के फल नहीं खाते, हम बेमौसम चीज़ें, तो हमें मौसम की सब्जियां और फल खाने चाहिए। आजकल तो माशाल्लाह पाकिस्तान में इतने अच्छे सेब आए हुए हैं और चीज़ें आई हुई, आप खाएँ ना रोज़ाना, वो खजूर खाएँ, देखें वो हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते, सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, दालों का इस्तेमाल नहीं करते। हम वो चीज़ लेते हैं जो हाई कार्ब्स होती हैं, ठीक है ना, उनको हम खाना शुरू कर देते हैं। उसको जनाब उसके ऊपर हम कंज्यूम भी नहीं कर पाते हैं। तो आप और ऊपर से सोने पे सुहागा कि उसके ऊपर जो केमिकल का छिड़काव जो किया जाता है खूबसूरती से अंदाज में बड़ा करने में, ये जल्दी सर वो और अलग रहमो करम। वो देखना, ये हमारे टेस्ट बड होते हैं ना, हमारे अपने मेडिकल टर्म में बात करते हैं, टेस्ट बड अल्लाह ताला दिया, देखना मुंह में पानी आ गया। वो मुंह में पानी क्यों आता है कि अल्लाह ताला ने आपको निज़ाम बनाया कि जैसे आपकी आँख एक चीज़ देखती है, वो दिमाग को मैसेज भेजती है कि कोई चीज़ है, स्मेल उड़ती है ना, आपका अरोमा होता है यार खाने का, एक अरोमा जब आपको आता है तो आपको लगता है यार बस बिरयानी की खुशबू आ गई, मुंह में पानी आ गया, कोई और अच्छी चीज़ आ गई, मुंह में पानी, तो वो अल्लाह ताला का निज़ाम बना हुआ है। तो अल्लाह ताला उस अरोमा को तय जो है वो आपके एक्टिवेट करता है, उसको भूख लगना, ज़्यादा लगना, उसको थोड़ा सा वो करें बेहतर। ठीक है, योगी वजह साहब आपकी तरफ आएंगे। लाइफस्टाइल की जब बात आती है, माशाल्लाह आप तो चैंपियन आदमी हैं, तरीक़ाकार सिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह चलना है। अब बात ये है कि अमल आपने करना है। आज का मुद्दा ये, मौका यही है कि इस पर कुछ सीख लें, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। योगी वजह साहब प्लीज़ मुझे बताइएगा, डायबिटीज़ का आज हमारा टॉपिक है, इस पर थोड़ा लाइफस्टाइल हम लोग बस हो जाती है, उसके बाद बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, नहीं ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, फिर मुख्तलिफ टोटकों पर आ जाना, पड़ोस की बातों पे चलना, चहलकदमी करना या वॉक करना, बड़ा एक फ़र्क है, इसकी ज़रा रोशनी डालिए प्लीज़। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से, अपने प्रेसिडेंट की तरफ से और पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये महीना जो है आगे ही का है। बजाय इसके कि हम बीमार हों, जी, हम अपने आप को सेहतमंद कैसे रखें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मॉर्निंग शो में जब आपने नाश्ता ना किया और डॉक्टर साहब बिरयानी और उसकी बात करूँ तो आप सोचें कि क्या हालत होती है उस वक्त, तो वो हालत मेरी भी है। इसके साथ साथ एक जुमला आपने कहा था और उसकी मैं एक और तरीके से तस्हीह कर देता हूँ ताकि वो आपके चेहरों पे हम सब के मुस्कुराहट भी रहे और देखने वालों की भी। देखिए, जब तक हम जंगली फूड खा रहे थे ना, हम सेहतमंद थे। ओके, और जब से हमने जंक फूड खाना शुरू किया हम बीमार हो गए। भाई हम बेर खाते थे, फल खाते थे, सब्जी खाते थे, जंगली चीज़ें थी ना, खेतों में तो बाद में लगाई हैं, पहले तो ये जंगल में उगती थी। चावल, गंदम, ये सब खुदरा हैं, अल्लाह ताला ने इसको उगाया हुआ था पहले से, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज तो मिस्र में किया गया ना। ग़िज़ा बाकायदा मिस्र से शुरू हुई, ऑर्गेनाइज वे में खेत लगाना, खेती करना। इंसान ने उससे पहले तो जंगलों से लिया। तो मैं मजाक में लोगों से कहता हूँ जंगली फूड खाया करें, जंक फूड ना खाया करें। ये जो आपने बात की है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, जहाँ प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की, डॉक्टर आफ्ताब ने, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में कमियां हैं, कुछ कमी हो गई हैं, उनमें से एक कमी हमारी मूवमेंट की है। सही। हालांकि कुछ जगहों पे मैं डॉक्टर साहब से इख्तिलाफ इसलिए करता हूँ कि कुछ लोग तो होते हैं बैठे होते हैं, मोबाइल आते हैं तो चलना शुरू कर देते हैं, तो अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है कुछ लोगों की, और कुछ लोग चलते चलते रुक जाते हैं। अजीब होता है, जो चल रहे होते हैं वो रुक जाते हैं और जो बैठे होते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं। चलिए, इस बहाने कम से कम एक्सरसाइज होती होगी, इसमें कोई शक नहीं। और गुज़श्ता प्रोग्राम में जब मैं आपके पास आया तो हमने चहलकदमी पे बात की थी, रनिंग पे बात हुई थी, हमारी इंटरनेशनल रनिंग डे था, रन डे था। अगर आप चलते हैं तो मेरे ख्याल से अल्लाह सुब्हान ताला की दी हुई जो बेहतरीन तरीन नेमतों में से एक नेमत है वो चलना, चहलकदमी। जो चल नहीं सकते उनसे कोई पूछे कि हज पे जाते हैं या उम्रों पे जाते हैं या कहीं जा भी रहे हों, तो चलने का तो उस वक्त पता चलता है जब चला ना जा रहा हो। तो जब तक आप चल रहे हैं चलें, क्योंकि चलने से आपकी जो रेंज ऑफ मोशन, आपकी पूरी जो मस्कुलोस्केलेटल जो फ्रेम है, निज़ाम है, वो बेहतर होता है। और वो जब बेहतर होता है तो वो फिर तमाम सिस्टम को बेहतर करता है। ठीक है। प्री डायबिटिक में बहुत अहम है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए, चहलकदमी की जाए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप लिफ्ट से ऊपर चले जाएं, लेकिन वापसी में जब उतर रहे हों तो कोशिश करें सीढ़ियों से नीचे उतरें।
अगर आपके घर के पास पार्क है तो चले जाएं, आप पार्क का चक्कर लगाएं और पार्क को वैसे ही देख लें कि भाई निज़ाम सही है, एक पौधा लगा लें और रोज़ाना उस पौधे की निगहदाश्त के लिए जाया करें। कोई पर्पज़ होना चाहिए ना। हाँ। हमारा पर्पज़ होता है वॉक, हम कहते हैं वॉक करने जाओ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मोबाइल के मसले हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं। आप एक काम करें, एक मकसद बनाएं, कहीं दूर जाके एक दरख्त लगाएं, पौधा लगा दें और रोज़ाना उसकी निगहदाश्त के लिए जाया करें। आपका चलना भी बाइज़ सवाब हुआ, आपका एक्टिविटी भी हो गई और जो उसका रिज़ल्ट आपको आएगा। इसीलिए अगर आप गौर करें बड़ी माजरत के साथ, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं बड़े बड़े शहरों में हैं, छोटे छोटे देहातों में नहीं है, इसलिए कि वहाँ लोग चलते हैं। और जब चलते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ मुफ्त का जो इनाम है वो उन्हें मिलता है और वो है, उसका नाम सेहत है। इस पर अमल करना चाहिए। और अगर आप फ़र्ज़ कीजिए आप नहीं जा सकते तो आपके पास एक्टिविटी के कई तरीके हैं। आप कोशिश करें कि पंखे को खुद जाके बंद कर दें, ठीक है, बजाय इसके कि रिमोट का इस्तेमाल। और मैं तो एक और बात भी कहूँगा इसमें, ज़ाहिर बात है घर को मैंने भी देखना होता है, ये जो हर वक्त ऑन रखते हैं ना टेलीविज़न, तो रात को जाएँ सबके स्विच बंद कर दें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिमोट के लिए आपने टेलीविज़न ऑन किया हुआ है, जो कंप्यूटर को ऑन रखा हुआ है कि जब चाहेंगे ऑन कर लेंगे। सही। ऐसा ना करें, तो उठें। दूसरा, आप कोशिश करें कि घर के कुछ ऐसे काम हैं जिनको करते हुए आपको मूवमेंट ज़रूर करना पड़ती है। ठीक है। बच्चों के साथ खेलें, ठीक है। सो आई थिंक घर में कोई आप पौधे लगा लें छत पे, तो आपको लाजमी तौर पर ऊपर जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो चलने के बहाने होने चाहिए। हमारे पास चलने का बहाना नहीं है, इसलिए हम चलते नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि हमारे यहाँ शुगर, या एक तो देखा जाता है कि या तो बहुत से लोग कहते हैं मुझे टेंशन बहुत है, कोई कहते हैं नहीं यार मीठा खाने से बहुत शुगर हो जाती है, किसी का कहना ये है कि यार पेरेंट्स को थी, शजरे में थी तो शजरा कंटिन्यू हो गया। तो उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें कि इस बात इसमें सदाकत कितनी है। देखिए, हम अपने उस टर्म में कहते हैं हरी वरी। अच्छा जो अक्सर लोगों को देखें जब बहुत ज़्यादा हरी में होते हैं, हाँ, और बहुत हर वक्त सोचते रहते हैं, ठीक है ना, उनमें डेफिनेटली रिलेटेड जो है वो डायबिटीज़ का उसमें अमल दखल होता है, उसमें डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। क्योंकि देखिए डायबिटीज़ एक असल में हमारे बहुत सारे हार्मोन, जैसे मैंने कहा था पेंक्रियाज, वो भी एक हमारा एक ऑर्गन है जो चीज़ें सिक्रीट कर रहा होता है। जो आपने बताया कि ये मौरूसी है, यकीनन अगर खुदा न खास्ता माँ को है, बाप को है, दादा को, नाना नानी किसी फैमिली में रन कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इसका अगलब इम्कान है कि उसको भी हो। हाँ, हो सकता है, तो उसको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। कि जैसे ही वो प्री डायबिटिक में आए उसको अलार्म बज जाने चाहिए, उसके अलार्म उसके बज जाएँ तो वो अपने केयर करना शुरू कर दे, वरना खुदा न खास्ता वो लाए करेगा डायबिटीज़ के ऊपर, क्योंकि उसकी फैमिली में ये चीज़ रन कर रही है। इसी तरह और जो बीमारियाँ होती हैं वो भी कुछ फैमिली में रन कर रही होती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता किसी के फैमिली में ये है तो उसको एहतियात फ़ौरन करनी चाहिए ताकि वो इससे बच सके। अपना पीरियडिकली चेकअप कराए, तो फास्टिंग शुगर करा लिया करे। उसकी भी मैं रेंज बता देता हूँ आपको। अगर खुदा न खास्ता किसी की फास्टिंग 100 से लेके 125 तक है तो वो प्री डायबिटिक है। अच्छा। 100 से कम है 99 तो वो डायबिटिक नहीं है। अच्छा। और अगर खुदा न खास्ता उसकी रैंडम 180 से ऊपर चली जाती 250 तक तो वो डायबिटिक डिक्लेयर हो जाता है वो। अच्छा। तो ये उनको ख्याल करना चाहिए कि अपने खाने में एहतियात करें। अपनी कभी 6 महीने में या 3 महीने बाद एक फास्टिंग करा लें, इसमें क्या हर्ज है। ताकि हम नहीं समझते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग डिनाइल फेज में होते हैं, नहीं यार मुझे नहीं है, मैं तो छुपाते फीकी चाय छुपाते भी बहुत है ना, बहुत छुपाते हैं, बहुत छुपाते लोग, बीमारी छुपाते हैं यार। नहीं मैं नहीं, एक जुमला बड़ा हमारे यहाँ आम है सर, सही आम हो गया है और बड़ा सही माना जाता है। मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं हूँ, कुछ ना कुछ बता देते हैं। कुछ होगा तो बताएंगे ना। नहीं चलेगा, डॉक्टर पास कुछ निकला ही नहीं, एक ही जुमला। हाँ, एक ही लो खामा खा गया, पैसे भी ज़ाया हो गए, क्यों चला गया। अब वो डॉक्टर निकाल दे तो कहते हैं कि जब जाओ तो कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। भाई कुछ निकलेगा तो बताएंगे, नहीं है तो बता देंगे। अक्सर देखें लोग ये कहते हैं जिनको, मैं तो फीकी चाय पीता हूँ, मुझे शुगर हो नहीं सकती। अच्छा, बाकी अभी देखें आप खाने की हर चीज़ जो खाते हैं वो कन्वर्ट होती है शुगर में जाके। चाहे आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं आप, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो भी आप चीज़ खाते हैं लिवर उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, फिर वो कन्वर्ट होता है शुगर में। और शुगर हमारी एनर्जी चाहिए होती है हमें। तो जो भी आप चीज़ खाते हैं शुगर, अब हम ये समझते हैं जी मैं चाय तो फीकी पीता हूँ, मिठाई भी नहीं खाता तो मुझे शुगर हो नहीं सकती। भाई आप जो रोटी खा रहे हैं, आप जो चावल खा रहे हैं, जो बाकी चीज़ें खा रहे हैं, क्या उसमें शुगर नहीं है? उसमें तो शुगर है ना। तो अगर वो आप जनाब बैठ के पूरी प्लेट भर के चावल खा रहे हैं, 2 दफ़ा बिरयानी, तो आपको क्या शुगर नहीं होगी? क्या आपकी शुगर होगी? अच्छा। तभी हम ये कहते हैं कि देखें जब भी आप खाना खाएं आप अपने पार्ट्स एंड पार्सल में खाएं। आप अगर बहुत
4-5 जैसे हम शादियों में लोग अक्सर जाते हैं तो वो लिफाफे के हिसाब से खाना खाते हैं, माजरत। क्या बात है, क्या लिफाफा क्या यार, लिफाफा तगड़ा सब खाना है हमने। हाँ। अगर 4 तरह की आइसक्रीम है, चारों खानी है। हाँ, चखनी अगर हमने हाँ सब चखने नहीं, चखते नहीं है आप बहुत एहतियात से बात करें। अभी मैं रात को टूट के खाते हैं। रात को मैं एक तकरीब में था तो मैं ये देख रहा था कि लोगों में लग रहा था कि ये ज़िंदगी का आखिरी खाना है, इसके बाद में खाना नहीं मिलेगा। यार आप ये देखें, जिसने बेचारे ने अरेंजमेंट किया है अपने हिसाब से किया है ना, सही बात है। जो भी लोग बुलाएं, अब आप एक आदमी प्लेट भर के जनाब एक चीज़ पूरी आधी डिश तो उसने अपनी प्लेट में डाल ली। तो मैंने उससे कहा, मैंने यार ये डिश ही ले जाओ ना, तो इधर जी मैंने भाई और भी लोग आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जब भी आप खाना खाएं ज़रा देखभाल के खाएं, ऐसा ना खाएं कि जी बस आज आखिरी खाना है मैं खाए चला जाऊँ, ऐसा ना करें। तो आप हर चीज़ खा रहे हैं और उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। शादियों में अक्सर देखें ना, 11 बजे 11:30 बजे खाना शुरू होता है, 1 बजे आप घर पहुँचे सो जाते हैं, सो जाते। अब आप मुझे बताइए, अक्सर देखें जो हार्ट अटैक का जो सूरत हाल होती है, वो टॉपिक नहीं है आपका, लेकिन मैं बता रहा हूँ अपने आगाही के लिए कि वो रात में होता है फजर के वक्त। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं इतना हैवी और जाके जब आप फ़ौरन सो जाते हैं, ये रूटीन आपका रहता है, एक दफ़ा में तो नहीं होता, रूटीन ऐसे होता है कि अगर आपको हार्ट अटैक होगा ना, आपका जो बोझ है आपका मैदे का, वो सारा का सारा अपने हार्ट पर डाल दिया, उसको इतना काम करवा रहे हैं आप, तो बेचारा एहतजाज करता है खुदा के वास्ते करो। और ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटिक वाले को या आम बंदे को खाना खाते नहीं सोना चाहिए, कि सोना है तो फिर इसको क्या तरीक़ाकार है उस पर बात करेंगे। और इंसुलिन और मेडिसिन क्या सिलसिला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, कितने यूनिट्स लगाने चाहिए, क्या बेहतर है, ये तो डिपेंड आप पे भी करता है सर, जो आपके डॉक्टर ने बताया होगा। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद लाइफ स्टाइल पर भी बात करेंगे, योगी बजाज भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। वफ़ा। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और ज़ियाबतीस का हमारा टॉपिक है और बड़ा ख़ास टॉपिक है आपके लिए, जो आप अक्सर बेशतर आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ नहीं होता सर, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत से नुकसानात हो जाते हैं। अपनी सेहत को बेहतर रखना है तो चलना है, फिरना है, वॉक करनी है और टाइम टू टाइम खाना पीना करना है और दवाइयों का इस्तेमाल करना है जो डॉक्टर ने आपको बताई आपके हिसाब से। सर हम ब्रेक से पहले थे, आपने खाने पीने की बात बड़ी छिड़ दी, बड़ी मज़ेदार थी कि बिरयानी और फलाना, तो हम जाते सो जाते हैं। अब डायबिटिक वाले पेशेंट यानी कि जो शुगर वाला हजरात होते हैं, उनको समटाइम बेवक्त भूख लगती है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्रेविंग ज़्यादा होती है, तो वैसे कभी नहीं होती ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद ज़्यादा हो जाती है। कहते शुगर है क्या, शुगर लेवल डाउन हो गया तो बेटा कुछ ले आओ। तो रात 8 बजे खाया, रात 11 बजे खाया, फिर सुबह 4 बजे फिर भूख लग गई। ऐसे वक्त में फिर वो अपनी किस तरह बेहतर करेगा, वो देखिए फास्टिंग में जा ही पाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने और ये आपके सामने के लिए और नाजरीन के लिए बिल्कुल ये सही बात है। हम हमेशा शुगर के मरीज को कहते हैं कि अपनी जेब में एक टॉफ़ी रखो। अच्छा, अजीब बात नहीं है हाँ। कि मुझे शुगर है, आप कह रहे टॉफ़ी रखो। क्योंकि देखिए शुगर का बढ़ जाना इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना शुगर का कम हो जाना नुकसानदेह होता है। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा शुगर का मरीज खड़े खड़े दिलाम से नीचे गिर जाता है। जैसे उसका शुगर लेवल कम होता है बेचारा नीचे गिर जाता है, क्योंकि ब्रेन को आपने न्यूट्रिशन दी नहीं, ब्रेन ने एहतजाज किया, ब्रेन ने नीचे गिरा दिया आपको। जैसे आप नीचे गिरते हैं, सर्कुलेशन ब्लड की तरफ आपकी जाती है, थोड़ा सा बंदा होश में आ जाता है। क्या होता है यार, पता नहीं अंधेरा आ जाता, मैं एकदम खड़े खड़े गिर गया। ठीक है, शुगर टेस्ट किया, पता शुगर तो उसकी बहुत नीले कम हो रही है। तो हमेशा कहते हैं कि अगर खुदा ना खासा आपके हाथ पैर कप आ रहे हैं, आपको जब पसीने आ रहे हैं, आपकी घबराहट हो रही है, तो आप टॉफ़ी फ़ौरन मुँह में रखें, ताकि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं हर जगह तो शुगर नहीं मिलेगी ना आपको। अब घर में तो चलो फ़ौरन मंगा लिया आपने, तो आप शुगर की टॉफ़ी रखें। बाकी जो आपने बात की कितना क्या खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, वो ज़रूरी है। बेवक्त का भूख लग जाना, देखिए हम ये कहते हैं कि आप हर चीज़ खाएँ। ठीक है, शुगर के मरीज़ को मैं कभी भी नहीं कहता कि आप सब ख़त्म करें, आप मैं कहता हूँ हर चीज़ खाएँ, लेकिन पोर्शन में खाएँ आप। अच्छा, हम शुगर के मरीज़ को कहते हैं कि आप बजाय 3 वक्त खाना टिका के खाने के आप 6 वक्त खाना खाएँ। तो डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कहता हाँ, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। आप स्मॉल मील लीजिए, छोटी छोटी। आपने सुबह नाश्ता किया हल्का सा, 11 बजे कुछ खाना खाया, 1 बजे खाना खाया आपने, बीच में आपने सफ़र में कुछ थोड़ा सा लिया, रात में, तो आपके 6 मील होते हैं ये। ठीक है, 6 मील क्या होता है कि आपने अपने पैंक्रियाज पे बोझ नहीं डाला आपने। ओके, आपने नहीं कहा कि यार ज़्यादा काम करो। जब वो ज़्यादा काम करता है तो एग्जॉस्ट हो जाता है, इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट करता है वो। तो हम कहते हैं शॉर्ट मील लें। आप एक चावल खाना चाहते हैं, एक बाउल में चावल लें, प्लेट में पलट लें, नहीं जो भी चावल कोई भी खाते हैं। अच्छा, बस एक बाउल लें, आपने प्लेट में पलट लें, अब आपने यही खाना है। अब जब भी आप कहीं जाते हैं, मेहमान में बन के जाते हैं या आपके घर में दावत होती है, और ले लें, अरे नहीं कुछ और ले लें, और ले लें। तो उससे कहना है मुझे खुदा ना खाता मुझे शुगर है, तो ऐसे करें आप मुझसे शुगर ले लें 2 दिन के लिए। अरे यार माफ़ करते हैं, मैं क्यों शुगर लूँ आपकी? तो भाई मुझे क्यों आप तकलीफ दे रहे हैं, मुझे क्यों खिलाए जा रहे हैं यार, मैंने इतना ही खाना है। नहीं, और बहुत से लोग तो हमारे सालन वाले बाउल भी तो ले लेते हैं कि भाई ये मेरे हिसाब से नहीं, जो नॉर्मल बाउल होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया बस उसको पलट लिया, आप ये अपनी चाहे वो बिरयानी है चाहे चावल है वही खाने आपने। आप ये नहीं कर सकते और ले लें और ले लें, अच्छा और ले लें। तो ये और के जो चक्कर में होता है ना, इसमें आप अपने खामा अपने बोझ, जिसमें बोझ डालते हैं आप, वो ना लें आप। इंसुलिन की आपने बात की कि इंसुलिन जो है वो लोग कहते हैं कि जी इस तरह से इंसुलिन नहीं लगानी चाहिए, जरा आखिरी इलाज है ये।
भाई ये पहला इलाज इंसुलिन है। ओके। देखिए अगर आपने अपने एंड ऑर्गन्स को बचाना है ना, जिसमें गुर्दे हैं, आँखें हैं, दिल है, दिमाग है, तो आपने इंसुलिन ही लेनी है। अगर आप खुदा ना खासा एंड किया आपने, खुदा ना गुर्दे आपके फेल हो गए शुगर की वजह से, आपकी आंखें ख़राब हो गई, आपका दिल ख़राब हो गया, फिर आपने ली तो क्या लिया, आपने तो दिल गुर्दे का बेड़ा गर्क कर दिया। तो पैदर हम ये हमेशा ये कहते हैं कि देखें जो अगर खुदा ना खासा किसी को शुगर हो गई है तो उसका पहला इलाज ही इंसुलिन होता है। बाहर दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में पहला इलाज इंसुलिन है। हमारे यहाँ पर होता है कि ये 1 दवा, फिर 2 दवा, फिर 3 दवा, फिर 4 दवा, जरा मुट्ठी भर के इंसुलिन वो दवाएं खा रहे हैं गोलियां, और फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। ज़रा सा किया जो ऊपर के चलेगी, ज़रा सा किया नीचे चली गई। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप इंसुलिन पहला इलाज है इसका। कोई ऐसा वो खुदा ना खासा ये मिथ है, लोग ये मिथ होती है कि लोग डरते हैं क्योंकि भाई कि वो दवाई, मैं दवाई ले रहा हूँ ये ठीक है, इंसुलिन बड़ा डर लग रहा है, किसी को नहीं मुझे चुभती तकलीफ होती है, इंसुलिन एक आखिरी ऑप्शन है, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस पर थोड़ी सी आप भी इतराफ़ में आपको लोगों में। हमारे माशरे में तिब की तालीम 2 जगह दी जाती है। एक तो मेडिकल कॉलेज है, एक गलियाँ कुछ हैं। जी हाँ, हमारे घर हैं सर। हमारे घर जो हैं वो तालीम का मंबा हैं, गलत तालीम का। हर किस्म की तालीम आप ले लें, पप्पो से, खाला से, मैं रिश्तों के नाम नहीं ले रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ताया से, जी हाँ, चाचू से, पड़ोसी से, अंकल से, वो इतने आला पैमाने पे आपको बताएंगे कि इलाज कैसे होता है। आप एक दफ़ा छींक के देखें, रक्षे वाला आपको बताएगा कि आपको शुगर यानी जो शहद होता है उसके अंदर काली मिर्चें कैसे डाल के खाते हैं, और वो मोड़ के भी रक्षा चलाते हैं, पीछे मुड़ के बताएगा आपको, आगे टकरा जाएगी चीज़ें। सिर्फ आप छींक खांस के बताएं, शादी में जाएं फिर देखिए। अच्छा मज़े आते हैं, शादी में लोग खा रहे होते हैं और बात किस पे कर रहे होते हैं, सेहत पे। वजाद भाई आप बताएं वज़न कैसे कम होगा? मैंने कहा भाई ये वाला वज़न हटा दें जो आपने हाथ पे रखा हुआ है प्लेट, वज़न कम हो जाएगा। तो पहले तो देखिए, जहन में रखिएगा कि मेडिकल के बारे में जो जानता है जी उससे पूछें। बिल्कुल। पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट का जो गोल है वो आगही है। ठीक है, हम आगही देना चाहते हैं। हम, मेरा ताल्लुक़ क्योंकि कराची चैप्टर से, मैं उसका एडवाइज़र हूँ सर का। हम कोई इलाज नहीं बता रहे हैं, इलाज से बेहतर आपको जो गलत आपने इलाज सीख लिए उनको बंद करना है। तो ये जो अताई इलाज हैं और मर्री मादत के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे मीडिया को भी देखना होगा कि जिन लोगों को वो बुला रहे हैं क्या वो मुस्तनद हैं अपनी फील्ड में, सही बात, या सिर्फ खुश शक्ल हैं। फ़र्क होना चाहिए खुश शक्ल होने में और इल्म में होने में। खैर मैं दोनों में नहीं आता, ना मुझे इल्म है ना खुश शक्ल हूँ, लेकिन मैं अपनी फील्ड में योगा में जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि आप जिससे नॉलेज मिलनी है उससे नॉलेज लीजिए, बजाय इसके कि किसी से पूछ लीजिए कि मेरे घर में ये होता तो मैं तो। 3 जहर हैं, 3 ऐसे जहर हैं, सफ़ेद जहर, जो घर में जितने कम से कम हो अच्छा है, और ये हज़ारों साल से योगी जानते हैं। 3 वाइट पॉइजन, प्लीज़। शक्कर, ठीक है, प्रोसेस हुई हुई वाइट शक्कर, प्रोसेस वाइट शुगर, हाँ, वाइट नमक, ठीक है, और मैदा। इसको ज़िंदगी से निकाल दें आप। प्री डायबिटिक में हम ये करते हैं, और एक आपने बात की थी और वो बात कहीं और चली गई। ये सोचना कि जी हमने इसमें थोड़ा सा हमने जो है वो चना मिला लिया है, गंदम मिला लिया है। अगर आप टोटल निकालें तो परसेंटेज शुगर की तकरीबन वही आती है उस आटे में, थोड़ी सी कमी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 4 आटे मिला लिए हैं तो वो गंदम के रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा हो गया, कुछ नहीं होता। आपको अपनी ग़िज़ा को अपने मॉलेज के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से तय करना होगा। आप नहीं करेंगे, पड़ोसियों से पूछ के नहीं करेंगे। पहली बात ये कर लें। और दूसरी बात ये है कि बार बार हम वही बात कर रहे हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात है ना, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में किस वजह से होता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि बड़ी मदद के साथ। ये बड़ा सख्त जुमला है, शायद पसंद ना भी करें लोग, लेकिन बतौर तबीब डॉक्टर मैं कहूँगा कि ऐसा तो कहीं तय नहीं होगा कि बनाने वाले ने ये तय कर लिया हो कि वजाद साहब के घराने में सिर्फ दिल के अमराज हर बच्चे को होंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होता। रब्बुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन, रहमत करने वाला है, रहीम व करीम है, और हम उम्मती हैं रहमतुल आलमीन के। हम कैसे मान लें कि हमारा रब जो है वो तय कर देता है कि जी वजाद साहब के घराना है, इनको दिल के अमराज दे दो, कुछ भी कर लें, दिल के मरीज आएंगे इसमें। हम कहते हैं ना हमारी फैमिली में चल रहा है, हमारी फैमिली में रिवायतें चलती हैं, अमराज नहीं चलते। ये तो बहुत गलत जुमला हो जाएगा, है ना। तो ज़रा इसकी तस्हीह कीजिए। जी जी, जो सही उल आम हमारे यहाँ गलतुल आम हो गया कि रब ने ये नहीं कहा, ये बंदे ने कहा है। मेरे जो दादा थे वो पाए खाते नहीं थे, पाए पीते थे। मेरे अब्बा भी यही करते थे, दोनों ही अचानक गए। लेकिन मैं भी यही करता हूँ, इससे होता कुछ नहीं है। ज़िंदगी में खाना पीना चाहिए, मरना चाहिए तो खा पी के मरना चाहिए। ये मुहावरे गलत हैं, इसको तस्हीह करें इनकी। खुदा के लिए आने वाली नस्ल को बताएं कि चलना फिरना है और उतना खाना है
जितना खाना चाहिए। तो सबसे पहले आप खाने की जो फूड साइंस है ना उसको सिखाएं घरों में और बताएं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें खाने के बाद कुछ उसूल बताएं। हमें बताया है कि हम कैसे चहलकदमी करें, हमें सुबह का नाश्ता कब करना चाहिए, रात के खाने के लिए हमारे पास वक्त है वो बहुत बेहतरीन है मगरिब का। मगरिब के वक्त खाना खाइए, आपको टाइम मिल जाएगा हज़म करने का। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो एक्सरसाइज नहीं है, ज़िंदगी के पूरे लम्हों को गुजारने का ढंग है, तो उस पर अमल करना चाहिए। और ये सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अमल करना है, सीख रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों में और नौउम्र बच्चों में ज़ियापतीस का होना और उससे बचना किस तरह है, और हमल जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए उससे कबल और बाद के क्या एहतियाती तदबीर हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे फिर से बात करेंगे। वेलकम बैक वन अगेन सिटी एट है ना, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और हम सबके साथ हाजिर हैं और ज़ियापतीस के ऊपर बात कर रहे हैं कि पहले कैसे बचाव किया जाए, अपने आप को कैसे महफूज किया जाए, अगर हो गई है तो फिर उस पर अमल कैसे किया जाए। बच्चों में उभरता हुआ एक देख रहे हैं ज़ियापतीस क्यों और फिर सारी बातें। डॉक्टर साहब आपसे बात करूँगा कि बच्चों में डायबिटिक का होना और उसके बाद फिर माँ और दैन उसके बाद फिर अच्छा एक हमल वाली भी एक मामलात हैं, क्या उस बच्चे पर इम्पैक्ट पड़ता है आने वाले जो दुनिया में बच्चा आ रहा है, तो प्लीज़ इस पर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। जैसे कि मैं क्योंकि एक इदारे से मुंसलिक हूँ, पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट, और ये पूरा महीना जो है वो आगाही का महीना है, तो हम उस पूरे महीने इंशाल्लाह आगाही की कैंपेन हमने चलाई हुई है। और आज हम यहाँ बैठे हुए भी इसी सिलसिले में हैं कि हम चाहें कि आगाही गए। हम दो ही सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं, एक डायबिटीज़ के हवाले से और दूसरा मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो अभी हम डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल है कि बच्चों में जो है वो किस हद तक है और कैसे होता है, किस हद तक, देखिए बच्चों में जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है। अल्लाह ताला ने हर बच्चा जो एक से पैदा नहीं किया ना, डिफरेंट बच्चे पैदा होते हैं। अगर वो बच्चा जिसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती है, ठीक है, जो बार बार इंसुलिन का जिक्र आता है, वो बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाते हैं और उनको इंसुलिन देना पड़ती है, बर्थ से देना पड़ती है। जैसे डायग्नोज होता है, चाहे वो 2 महीने में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, आपको इंसुलिन लगाना पड़ती है बच्चे को। वो सारी उम्र फिर उसको इंसुलिन चलती है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने जब उनको बढ़ना शुरू होते हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल, उनमें डायबिटीज़ किस तरह से हो जाती है, आजकल बच्चों में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चों के जो डाइटरी पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अक्सर माएँ देखें आप कि बच्चों को जो है वो जब खाना नहीं खा रहा होता तो मोबाइल पकड़ाती हैं, टीवी पे कार्टून लगाती हैं, वो खाना रख देती हैं, ठीक है ना, बच्चा खाया जा रहा है। या बच्चे को जो जंक फूड देना शुरू कर देती हैं, बाज़ार में जो चिप्स मिलते हैं आलू के वो देना शुरू कर देती हैं। अपनी मतलब ये कि वो आई एम सॉरी अपनी मेहनत कम करके बाज़ार पे डाल देती हैं सारी चीज़ें, कि वहाँ से मंगा लिया और जनाब बच्चों को जंक फूड देना शुरू कर दिया। जो बच्चे जंक फूड पे जब चले जाते हैं, दूसरी बात जो देखें ड्रिंक्स देखें, फिज़ी ड्रिंक्स, नाम नहीं लूँगा किसी ड्रिंक का यहाँ पर, अक्सर बच्चे खाने के साथ फिज़ी ड्रिंक्स पीते हैं। अब देखें एक बॉटल के अंदर कितनी सारी शुगर होती है, ठीक है ना, आपको पता है सारा, ये तो हर मीडिया पे आता है। वो आपने जनाब बच्चे ने अगर एक बोतल पी ली तो उसका तो मेरा ख्याल पूरे हफ्ते की शुगर पूरी हो गई। लेकिन वो आपने बच्चे ने एक भी पी ली, 2 पी ली। अब देखिए शादियों में जैसे वो देखकर वो लिफाफे के साथ पीते हैं यार, एक बोतल और, एक बोतल और, 3 बोतलें पी रहे हैं, कितनी भी, 3, 2, 1 रेस लगी। तो भाई ये देखें आप, ये बच्चों को भी पिला रहे हैं, खुद भी पी रहे हैं, ये फिज़ी ड्रिंक्स पिला के आपने बच्चों को बेड़ा कर दिया। अब ये जो बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि बच्चों में जो डायबिटीज़ है, खाने का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, बच्चे बाहर जाते नहीं हैं। अब आजकल पार्क्स हैं नहीं हमारे यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा बच्चे खुदा न खासा अगवा भी हो रहे हैं, उठाए भी जा रहे हैं, खाने का रूटीन सारा आउट हो गया हमारा। नहीं, बच्चे बाहर नहीं जा रहे ना, बाहर नहीं जा रहे, घर वाले सिर्फ उनको बच्चों को घर में रखते हैं कि यार तुम घर में रहो, महफूज रहोगे, सिक्योरिटी रीज़न है, बहुत सारी सही बात है। लेकिन ये कि ना उनकी वॉक है, ना उनका खेल है, ना मैदान है, स्कूल भी खुले हुए, बंगलों में खुल गए। सर हमल से पहले कबल ज़ियापतीस का थोड़ा सा रोशनी डालें इसके ऊपर प्लीज़। हमल से पहले देखें, हमल से पहले तो ये जो होता है कि भी बच्चे को हो जाएगी या मुझे है, तो देखिए ख़वातीन में जो हमला ख़वातीन होती हैं उनमें भी ये सलाहियत होती है कि उन्हें खुदा न खासा शुगर ना हो जाए। ठीक है। जिन ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर होती है उनके बच्चे बहुत हैवी वेट पैदा होते हैं, ठीक है, उनके वेट ज़्यादा होते हैं, और ये उसमें ये तस्वर किया जाता है कि उन बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी शुगर, खुदा न खासा डायबिटीज़ जो माओ में अगर हो जाती है, होता तो कम है, ये रेशो कम है, लेकिन ये होता है कि खुदा खासा माँ को जो है प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गई है तो बच्चा ये तो हैवी वेट पैदा होगा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ भी पैदा हो सकता है। तो ये एहतियात करनी चाहिए कि अगर खुदा ना इस तरह की कोई चीज़ हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करने पड़े और उसके बाद डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। ठीक है। योगी भाई मुझे बताइएगा प्लीज़ कि ज़ियापतीस दिमागी सेहत मतलब आप कितना असर डालती है, इस पर थोड़ा सा करें। देखो 4-5 चीज़ें जो हमें 5 फैक्टर हमें नज़र आते हैं प्री डायबिटिक में भी, डायबिटिक में भी,
उसमें आइज़ के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, किडनी पे इफ़ेक्ट आता है, हमारे न्यूरोपैथिकल सिस्टम पे आता है, हमारे जो जेनेटिकल ऑर्गन हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उन पे आता है और हमारे ब्रेन पे आता है। ठीक। कंफ्यूज, उलझा हुआ जहन, थका हुआ जहन होता है। और ये तमाम चीज़ें, मल्टीविटामिन्स भी दिए जाते हैं इसमें, और भी चीज़ें दी जाए, एहतियात काफ़ी है। जी हाँ, जी हाँ। मैं ये एक जुमला जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, लेकिन तुम्हारे सवाल से और मेरे जवाब में कुछ थोड़ा सा ताल्लुक़ मिल जाएगा, वो ये कि क्या वजह है कि आज हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी वो प्री डायबिटिक हो रहे हैं। सही सही। उसकी एक ही वजह है, खेलते नहीं हैं। खेलते नहीं। जिस ज़माने में बच्चे बाहर खेलते थे, आज वालिदैन ने उनको वही सिक्योरिटी वाली बात घर में रख दिया, टीवी वीसीआर ने उनको, टेलीविज़न, कंप्यूटर ने उनको हर वो खेल दे दिया है जो ग्राउंड में होता था वो घर में होता है, तो और वो भी सिर्फ स्क्रीन पे होता है। बच्चों की फ़िज़िकल एजुकेशन को रखिए। मैं बिज़ी हूँ, लेकिन कल मैं अपने पोते पोती को पार्क लेके गया। हमारे गुलबर्ग में एक छोटा सा पार्क है, उसमें तमाम खिलौने झूले हैं, लेके गया क्योंकि अभी उसका पेपर ख़त्म हुए थे, एक हफ्ते तक वो नहीं गया। ये मेरे लिए लाजिम है कि मैं सिर्फ अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं, उनके हालात की वजह से बाहर निकलूँ, पार्कों में जाऊँ, लेके जाऊँ, और जहाँ पे आप सिक्योर समझते हैं वो सिक्योर था, क्योंकि उसमें आप गेट से अंदर आ गए, उसके बाद फिर टिकट है, तो आम आदमी वहाँ बहुत नहीं आता, जबकि वहाँ पे वॉकिंग ट्रैक था, बच्चों के खिलौने थे और उसमें तमाम सहूलतें थीं। तो बच्चों को एक्टिविटी दीजिए, अपने माशी हालात के मुताबिक बच्चों को कहीं ना कहीं पार्क में लेके जाएं, घुमाएं, ताकि वो प्री डायबिटिक स्टेज से निकल के सिक्योर हो जाएं। और जहाँ एक्सरसाइज का ताल्लुक है वो मैं ज़रूर, क्योंकि अब वक्त की किल्लत है जी, मैं चाहता हूँ थोड़े हाथ पैर चलाने हैं। तो हाथ पैर चलाने का मतलब ये नहीं कि आप पार्क में जाएं या जिम में जाएं, मैं आपको यहीं पे हाथ पैर चला के दिखा देता हूँ। प्लीज़, ठीक है, इजाज़त सर? प्लीज़ देखिए, मैं हाथ चला दिए और थोड़े पैर चलाऊँगा। आप इस तरह बैठ जाएँ और बैठे बैठे आप कोई काम ना करें, आप इसको यहाँ टच करते रहें बैठे बैठे। ठीक है, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह बैठे बैठे, ये मैं पैर सीधे नहीं कर रहा ताकि वो कैमरे की तरफ ना हो, लेकिन इसको आप ये सब कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैं आराम से चल रहा हूँ ना, चल रहे हैं, और ये अगर बैठे बैठे 10 मिनट भी मैं कर लूँ तो इसमें क्या जाता है। मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं तो पूरे प्रोग्राम में ये कर सकता हूँ बैठे बैठे। अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये आप करते रहें। योग में 4 चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ में की जाती हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकल नहीं है जो मैं कहने वाला हूँ, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा एज ए डॉक्टर। मैं कहूँगा इसमें एक मुद्रा है, अपान मुद्रा, जिसमें यूरिन ज़रा कंट्रोल रहता है, ड्रॉप्स नहीं होते, बार बार यूरिन नहीं आता। लेकिन पेट को दबाने की, पेनक्रियास को दबाने की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है। इसको लॉक किया, देखें अंगूठे को मैंने यूँ लॉक किया हुआ है, इसको दबाया और इसको जितना कम प्रेस कर सकता हूँ प्रेस करके मैं उठा के रखूँगा। ये मंडोक मेंढक का अंदाज है। ठीक है, ठीक है, ये रख लिया। अच्छा, नहीं होता तो आपने कुशन उठाया, कुशन पेट पे रखा, इसको दबा दिया। नहीं होता, आपने दोनों हाथों को लॉक किया, इसको दबाया, इसको यहाँ लॉक कर दिया। इस हिस्से को दबाएं। तो इसके लिए सबसे आइडियल जो चीज़ है वो कपालभाति है। और कितनी देर के लिए जो ये कम से कम 10-15 दफ़ा कर लें। कपालभाति में पेट को हिलाना है। तो ये तो कुछ भी ना करें, आराम से बैठें, इसको दबाएं ताकि इंटरनल ऑर्गन का मसाज हो, जो कि चलने में होगा, दौड़ने में होगा। ना आप चल रहे हैं ना दौड़ रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ दें कि हम पेट को तो हिला सकते हैं। अगर आप पेट को भी नहीं हिलाएंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि आप खुद भी हिल नहीं पाएंगे। ओके, फाइन। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है। सर, आपने बात की थी टाइप 1 टाइप 2, इस पे ज़रा रोशनी डालिए क्या? जी, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, जो बच्चों में होती है। ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो ज़्यादातर एडोलेसेंस में होती है, बड़ों में होती है। उसके लिए ज़्यादातर इंसुलिन है, दवाएँ, दोनों चीज़ें। इंसुलिन बेहतर है या मेडिसिन? लोग डरते हैं इंसुलिन लगाने से। देखिए, हम एज ए फिजिशियन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसुलिन इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है। लोग ये समझते हैं इट्स लास्ट ट्रीटमेंट। ओके जी, अब तो इंसुलिन आ गया, अब तो बस चलने का वक्त आ गया, अब खुदा न खास्ता हमारे मौत का वक्त आ गया तो इंसुलिन डॉक्टर ने लिख दी। जबकि ये बहुत बड़ी मिथ है। ये जितनी जल्दी आप इंसुलिन पे आते हैं उतनी ही जल्दी आप अपने एंड ऑर्गन्स को बचा सकते हैं। एंड ऑर्गन से मुराद ये है कि आपकी किडनी है, ब्रेन है, आइज़ हैं, ठीक है, दिल है, शरियाने हैं दिल की, इनको आप बचा सकते हैं जितनी जल्दी आप इंसुलिन पे आते हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि सब वक्त की माजरत के लिए ताकि बात मुझे कि अक्सर बेशतर लोग अपने हिसाब से इंसुलिन लगाते हैं। अगर 45 सुबह लगा रहे हैं, 40 लगा रहे हैं तो शाम में 20, तो सुबह वाली को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना, या मेडिसिन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना कि शायद मैं अब जो खाना खाऊंगा 12 बजे वाला बड़ा वाला नाश्ता या बिग नाश्ता, तो वो शायद या खाना तो वो उससे बढ़ सकती है। इस पर ज़रा प्लीज़। नहीं, ये बहुत ही ख़तरनाक अमल है ये। अच्छा, और इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी जब तो फिर यह बंदा हाइपर में चला जाता है। हाइपर में चला गया या
एकदम शुगर बढ़ गई। अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब आपने 500 मिलीग्राम की लिख दी तो बहुत गर्म होती है ये। मैं कहता हूँ तो शुगर एकदम नीचे आ गई, मैं तो कहता हूँ फ्रिज में रख दें, अच्छा ठंडी हो जाए फिर खा लीजिएगा। अच्छा लेकिन ये क्या बात है, मैंने आपको गर्म लग रही थी ना तो आप फ्रिज में रख के खा लें, ठंडी हो जाएगी वो। ठीक है। तो 1000 पावर की लिख दिया आपने। कहता हूँ भाई अगर आपके जैसे मैं 1000 फौजी लड़ने आ गए हैं तो क्या आप 500 भेजेंगे? ठीक है। आप तो 1200 भेजेंगे, 1300 1000 ज़्यादा भेजें ताकि उनको मारे उनको। ठीक है। यही इंसुलिन का भी है कि इंसुलिन की जो डोज डॉक्टर आपको मुतय्यन करता है वो आपकी शुगर के हिसाब से करता है कि आपको शुगर की कितनी ज़रूरत है कि वो इंसुलिन उसको चैनल खोल के उसको इस्तेमाल कर ले। अब आप अपने तौर पर अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे, अनबैलेंस होगा। चलिए सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुक्रिया जोगी भाई आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कम वक्त में बहुत कुछ सीख लिया और इन्होंने एक्सरसाइज बता दी, खास उन लोगों के लिए जो चल फिर नहीं सकते उनके लिए, और जो नहीं प्री डायबिटिक पे भी आज हमने बात की कि शुगर से कैसे बचा जाए। अब आपके हाथ में सारी गेम है और हमारी कोशिश है हमारे चैनल की तरफ से कि आप तक जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके पहुंचा देते हैं, अमल करना आपका काम है। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी बड़ी प्यारी है और एक ही दफ़ा मिलती है और हर दिन उठें खैर आफियत के साथ, शुक्र अदा करें उस परवरदिगार का, हुकूक़ अल्लाह हुकूक़ुल इबाद को काम आगे तक ले जाएँ बैलेंस करते हुए, न से बल्कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखिए, सब्र कीजिए, शुक्र करते रहिए जिस हालात में भी हो। अपना रखें बहुत सा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।